हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी और उसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको कवर करने की बातें हुई थी। और उस सीक्वेंस में इलास्टिसिटी तो हमने कवर कर लिया था। और इलास्टिसिटी के बाद सिचुएशन के हिसाब से हमने ये डिसाइड किया था कि थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन आगे कवर करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो बाकी चीज़ों पे आएंगे, ताकि मेंस के पहले थर्मोडायनेमिक्स टोटल कवर हो जाए, क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज है इसका और सवाल पूछे ही जाते हैं। तो मेन तो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा रहेगा, लेकिन अपना जो मेन फोकस होगा ना थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन पे होगा। केटीजी वाला कुछ बेसिक चीज़ें हम करेंगे, बेसिक सवाल जरूर करेंगे जो सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो केटीजी की, तो उन बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पे ना जा करके हम काम की चीज़ें बस देखेंगे और बाकी डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स की बातें करेंगे। और कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में जो भी चीज़ें अगर आप देख रहे हो इसको ना, इस वीडियो को, तो जो भी थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी चीज़ें पूछी गई हैं वो सब कुछ इसमें कवर हो जाए। तो आई होप आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होगे। अब मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों, और अपनी तरफ से हमारी तरफ से जितना पॉसिबल है हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना फ़ायदा हो सके इसको देखने से उतना इस फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। तो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का बेसिक लेते हुए मेन फोकस थर्मोडायनेमिक्स पे शुरुआत करते हैं। और जो केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे बेसिक इक्वेशन है, सबसे बेसिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पे जाने का इस टाइम पे कोई मतलब नहीं है, वो आप अच्छे से जानते हो। हमें तो बेसिक इक्वेशन से शुरुआत करनी है, और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो सबसे बेसिक इक्वेशन होता है वो कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन होता है बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो अपने लिए हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए वैलिड है। P का मतलब गैस का प्रेशर, V उसका वॉल्यूम हो गया, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। इस इक्वेशन की पता है खास बात क्या है बच्चों? पहली बात तो आइडियल गैस के लिए वैलिड है, और दूसरी बात आइडियल गैस में जो भी प्रोसेस हो सकता है, कोई भी प्रोसेस सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो प्रोसेस आइसोथर्मल हो, आइसोबेरिक हो, आइसोकोरिक हो, या उसके अलावा भी अगर कुछ पॉसिबल है, किसी भी तरह का प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस के लिए आप ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो। इसकी खास बात ये है, कंडीशन तो है कि आइडियल गैस के लिए वैलिड होगा, लेकिन खास बात ये है कोई भी प्रोसेस हो सबके लिए वैलिड होगा। तो कुछ बेसिक प्रोसेस हैं, आई होप आपको पता भी होगा। आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एक एक करके उनको देखते हैं और उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों आइसोबेरिक प्रोसेस की। आइसोबेरिक प्रोसेस, और आई होप आप सभी को पता होगा कि आइसोबेरिक प्रोसेस में गैस का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा बच्चे कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस की हम बातें करेंगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी हो गया। इस इक्वेशन में बच्चे प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो पी तो कांस्टेंट हो गया। किसी गिवन गैस की अगर बात करो ना, फॉर अ गिवन गैस, गैस को अगर हमने फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गए, एन फिक्स हो गया, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर अलग से कांस्टेंट हो गया, तो बचा वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर को राइट में ले जाते हो ना, तो V इक्वल टू हो जाएगा एन आर बाई पी इंटू टी। V की वैल्यू आ गई एन आर बाई पी इंटू टी। एन किसी गिवन गैस के लिए कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर को हमने आइसोबेरिक प्रोसेस में कांस्टेंट कर दिया, तो जो वॉल्यूम है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? टेम्परेचर के। तो यहाँ से बोल सकते हो बच्चे कि जो वॉल्यूम है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो अगर हमसे कोई बोले कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ पे ले लिया बच्चे टेम्परेचर, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम। आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना है, हमको पता है वी टी के प्रोपोर्शनल है, या यहाँ पे v इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी है, तो यहाँ पे y का काम करेगा v, x का काम करेगा t, और एन आर बाई पी कॉन्स्टेंट है तो ये काम करेगा m का। तो y
यानी v इक्वल टू m यानी nr बाई p इंटू टी यानी x, तो y इक्वल टू mx हो गया। और y इक्वल टू mx का मतलब ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे ग्राफ होता है बच्चे वॉल्यूम और टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। इस ग्राफ को एग्जैक्ट हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आपने ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, और अगर हमने गैस का वॉल्यूम ही जीरो कर दिया तो गैस का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यहाँ पे ओरिजिन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी जीरो हो जाता है, तो जो कि चीज़ें मीनिंगलेस हो जाएंगी। इसलिए हम ग्राफ को एग्जैक्ट ओरिजिन से ना शुरू करके थोड़ी देर के लिए डॉटेड रखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब y का काम करेगा v, x का काम करेगा t, तो बचा ये nr बाई p। ये किसका काम करेगा? m का मतलब स्लोप। तो इस लाइन या इस ग्राफ का अगर स्लोप अगर tan थीटा लिखते हो ना, तो स्लोप की बच्ची वैल्यू हो जाएगी बच्चे tan थीटा, और इस tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी nr बाई p। ये हो जाएगा nr बाई p। तो यानी आइसोबेरिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है ना, वो स्लोप आएगा बच्चे tan थीटा इक्वल टू nr बाई p। ये आ गया स्लोप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्रोसेस आइसोबेरिक है। पूछा जाता सकता है, बिल्कुल बेसिक आपको पता भी होगा। प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो ग्राफ होगा बच्चे हॉरिजॉन्टल, टेम्परेचर वाली एक्सिस के पैरेलल, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल जाने पे y की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो टी एक्सिस के पैरेलल जाओगे तो p चेंज नहीं होगा, यानी इस प्रोसेस के लिए प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। अगर आपसे कोई बोले कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे ले लिया प्रेशर, फिर से आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रेशर को फिर से कांस्टेंट रखना है, तो फिर से ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वी के पैरेलल है, यानी इस लाइन पे जाने पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये आइसोबेरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा बच्चे आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए ना वी टी के प्रोपोर्शनल आ गया, या v इक्वल टू nr बाई p इंटू टी है। t को जरा लेफ्ट में लाना, अगर t को लेफ्ट में लाते हो ना, तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा v बाई टी इक्वल टू nr बाई p। इस इक्वेशन से v बाई टी की वैल्यू आ जाएगी nr बाई p। किसी गिवन गैस के लिए n कांस्टेंट है, r वैसे ही गैस कांस्टेंट है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, तो v बाई टी की वैल्यू आ गई कांस्टेंट, तो v बाई टी क्या हो गया? कांस्टेंट। आइसोबेरिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट आ गया, वैसे वी टी के प्रोपोर्शनल है, मतलब v बाई टी कांस्टेंट हो गया, और v बाई टी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आप लिख सकते हो v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2। अगर टेम्परेचर t1 पे गैस का वॉल्यूम v1 है और t2 पे वॉल्यूम v2 हो गया, तो v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2। ये थी कहानी बच्चे आइसोबेरिक प्रोसेस की। इसमें पता है एक बेसिक और अच्छा सा सवाल पूछा जाता है। हमको पता है आइसोबेरिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और इस ग्राफ के लिए प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि अपने लिए क्या है, दो अलग अलग गैस हैं, दो अलग अलग गैस हैं, दोनों गैस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है। पहली गैस के लिए बच्चे ग्राफ ऐसा है, और दूसरी गैस के लिए जो ग्राफ है ना वो ऐसा है। दो अलग अलग गैस, दोनों के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है, और कंडीशन दे रखा है कि दोनों गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। ये फर्स्ट गैस के लिए है, ये सेकेंड गैस के लिए है, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। और ये भी पता है कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तभी हमने सीखा है ये तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस क्या हो? आइसोबेरिक। यानी इस ग्राफ के लिए प्रेशर कांस्टेंट होगा, इस ग्राफ के लिए भी प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है किसी प्रेशर P1 पे, यानी इस पूरे ग्राफ के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू P1 है। दूसरी गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है किसी प्रेशर P2 पे, यानी इस ग्राफ के लिए प्रेशर कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू P2 है। तो सवाल पूछा जाता है कि P1 और P2 में से कौन बड़ा कौन छोटा। तभी हमने पढ़ा है बच्चे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ, प्रेशर कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो tan थीटा की वैल्यू nr बाई p, तो ग्राफ का स्लोप होगा nr बाई p। इससे रिलेट कर लेंगे, अगर इससे यहाँ पे रिलेट करते हो ना, तो जो ग्राफ का स्लोप होता है tan थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी nr बाई p। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, पहले का स्लोप tan θ1, दूसरे ग्राफ का स्लोप tan θ2। ग्राफ के हिसाब से कंफर्म है कि पहले का स्लोप कम है, दूसरे ग्राफ का स्लोप ज्यादा है।
दोनों गैस के लिए n की वैल्यू सेम, आर ऐसे ही कांस्टेंट है तो tan थीटा p पे डिपेंड करेगा, p डिनोमिनेटर में है, तो जिसका p ज़्यादा होगा उसका tan थीटा कम होगा, यानी उसका स्लोप कम होगा। यानी जिस ग्राफ का प्रेशर ज़्यादा उसका स्लोप कम, यानी फर्स्ट वाले ग्राफ का स्लोप अगर कम है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंड वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ पे होगा कंडीशन बच्चे P1 इज ग्रेटर देन P2, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका tan थीटा कम, उसका स्लोप कम। अब समझ में आ गई होगी बात। इसका आंसर पता है, एक तो स्लोप से दे दिया, एक और तरीका है इसका आंसर बताने का। तुम क्या करो, ये क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ बना रखा था दोनों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया ऐसे टेम्परेचर वाली एक्सिस के पैरेलल। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और अगर इस ग्राफ के हिसाब से सोचो तो ये ग्राफ एक ऐसे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है जिसपे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप टी एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाओगे तो वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो ये जो लाइन ये भी एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक्स के पैरेलल है, टी के पैरेलल है, तो वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। वाई कांस्टेंट होने का मतलब वॉल्यूम की वैल्यू इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। तो अगर इस ग्राफ की बात करो तो कोई भी ग्राफ हो यानी किसी न किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये लाइन भी आइडियल गैस के लिए किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और आइडियल गैस के लिए इक्वेशन यूज कर सकते हो PV इक्वल टू nRT। इस एरो के लिए, इस प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V को कांस्टेंट कर दिया, n को तो हमको फिक्स रखना ही है, n सेम है, n कांस्टेंट हो गया, R ऐसे ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे T हो गया। इस प्रोसेस में इस एरो के लॉन्ग आगे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो इस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस एरो के लॉन्ग अगर आप आगे जाओगे तो ये भी एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रोसेस में आगे जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो राइट साइड इंक्रीज करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीज कराना पड़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ से चल के यहाँ तक अगर आप जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यानी आगे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है तो P1 ज़्यादा होगा और P2 कम होगा। यहाँ से भी बोल सकते हो कि P1 इज ग्रेटर देन P2। स्लोप से भी आप सोच सकते हो कि P1 इज ग्रेटर देन P2। यही नहीं, तुम चाहो तो एक वर्टिकल लाइन खींच दो तो भी आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आंसर देने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे टेम्परेचर T है। पहला प्रोसेस ऐसे है, दूसरा प्रोसेस ऐसे है। क्या करो, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो यहाँ से ऐसे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा यानी वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट होगा। तो ये एरो भी एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वीटी ग्राफ में बनाई गई है तो फिर से PV इक्वल टू nRT हो गया। इस एरो के लॉन्ग अगर आप आगे जाओगे तो n को तो सेम रखना है, दोनों गैस के लिए n सेम है तो n को कांस्टेंट ले लिया, R ऐसे ही कांस्टेंट है। इस एरो के लॉन्ग अगर आप आगे जाओगे तो x की वैल्यू कांस्टेंट है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से राइट हैंड साइड तो पूरा कांस्टेंट हो गया। तो अगर P इंटू V की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, यहाँ पे आ गया बच्चे P इंटू V हो गया कांस्टेंट इस एरो के लिए। जब आप ऊपर जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटेगा, तो आगे जाने पे प्रेशर घटेगा। यहाँ के लिए प्रेशर, इस ग्राफ के लिए प्रेशर P1 था, इस ग्राफ के हर एक पॉइंट के लिए प्रेशर सेम है तो ये P1 ले लिया, यहाँ पे प्रेशर P2 ले लिया, तो आगे जाने पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो P2 कम होगा, P1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी आंसर दे सकते हो P1 इज ग्रेटर देन P2। आई होप ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। ये थी कहानी आइसोबैरिक प्रोसेस की। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सेकेंड प्रोसेस की बात होगी, ये कहलाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और इस आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा इस प्रोसेस में, कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है। तो फिर से चाहे प्रोसेस दुनिया का कोई भी हो, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो PV इक्वल टू nRT। इस प्रोसेस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो भी कांस्टेंट हो गया। किसी गिवन गैस की अगर बात करोगे ना तो उस गिवन गैस का अमाउंट फिक्स होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हो गए, n कांस्टेंट। R ऐसे ही कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो बचा प्रेशर और टेम्परेचर, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो कि P इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चे
एन आर बाई वी इंटू टी, एन आर बाई वी इंटू टी हो गया। ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया, तो दिस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी ये जो प्रेशर P है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। P T के प्रोपोर्शनल है। फिर से वही जैसे पिछले केस में किया था, अगर हमसे कोई बोले कि प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करो, तो यहाँ पे ले लिया बच्चे प्रेशर, यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर। y का काम करेगा P, x का काम करेगा T, तो y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हो जाएगा बच्चे स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी। और अगर हमसे कोई पूछे कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो स्लोप बताओ टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चे y इक्वल टू एम इंटू एक्स, एम का काम करेगा एन आर बाई वी, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन आर बाई वी, एन बार बाई वी होगा। ये टेन थीटा हो गया। ये प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, और इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। फिर से वही कहानी, इस ग्राफ को ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे गैस का प्रेशर ओरिजिन पे जीरो हो जाएगा, और गैस का प्रेशर जीरो कर दिया तो मीनिंगलेस चीजें होंगी, इसलिए ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट ना करके थोड़ा सा डॉटेड करके आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर से अगर हमसे कोई पूछे, यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, अब बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए स्पेशली, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो वाई को कांस्टेंट रखना है, तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा। फिर से अगर P और V का ग्राफ कोई बोले, ये P है ये V है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, x को कांस्टेंट रखना है, तो ग्राफ ऐसे होगा। ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। फिर से अगर P इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी है, तो पी टी के प्रोपोर्शनल है, या अगर इस यहाँ से T को नीचे ले जाते हो तो P बाई टी इक्वल टू एन आर बाई वी होगा, तो फिर से P बाई टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे N इंटू आर बाई वी। किसी गिवन गैस के लिए N कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होंगे, R कांस्टेंट है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी यहाँ से आएगा बच्चे P बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर P बाई टी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, P1 बाई T1 हो जाएगा P2 बाई T2। ये कहानी थी आइसोकोरिक प्रोसेस की। फिर से सिमिलर सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, P और T का ग्राफ दे देगा दो अलग अलग गैस के लिए, कैसे सवाल आते हैं उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए क्या किया बच्चे, यहाँ पे ग्राफ ले लिया, यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर T, यहाँ पे ले लिया प्रेशर P। कहीं भी अगर मैं गैस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमें आइडियल गैस ही मान के चलना है। यहाँ पे दे रखा है बच्चे, एक ग्राफ ऐसे है, एक गैस के लिए ग्राफ ऐसे, ये P और T का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से है, इसका मतलब कंफर्म है कि इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये किसी फर्स्ट गैस के लिए ग्राफ है, वॉल्यूम को रखा गया था V1, और इस पूरे ग्राफ के लिए वॉल्यूम V1 कांस्टेंट है। ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो V1 ही होगा। गैस के नंबर ऑफ मोल्स N है। यहाँ पे एक दूसरी गैस है, उसके लिए ग्राफ दे रखा है, फिर से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, P और T का ग्राफ है, तो फिर से यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यहाँ का वॉल्यूम कुछ ले लिया V2, यानी इस पूरे ग्राफ के लिए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया था, उसकी वैल्यू V2 है। इस गैस के भी नंबर ऑफ मोल्स बच्चे N है। फिर से सेम सवाल, इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट था V1, इसके लिए इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट था V2 था, तो V1 और V2 में से कौन बड़ा कौन छोटा। तो फिर से सेम कहानी, अभी बताया था स्लोप की वैल्यू टेन थीटा आया था बच्चे एन आर बाई वी। पीटी ग्राफ में टेन थीटा की वैल्यू अभी हमने देखा था एन आर बाई वी है, टेन थीटा एन आर बाई वी है। तो जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा वहाँ पे टेन थीटा कम, यानी वहाँ पे स्लोप कम, और जहाँ पे वॉल्यूम कम वहाँ पे स्लोप ज़्यादा, क्योंकि गैस को फिक्स रखना है, एन कांस्टेंट है। तो पी और टी के ग्राफ में टेन थीटा एन आर बाई वी हो गया, दोनों जगह एन की वैल्यू सेम है तो एन कांस्टेंट, दोनों गैस के लिए एन सेम, आर ऐसे ही कांस्टेंट है। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेन थीटा कम, यानी उसका स्लोप कम होगा। तो फर्स्ट गैस का स्लोप कम है, ये थीटा 1 कम है, तो फर्स्ट गैस का स्लोप कम है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो V1 ज़्यादा होगा। सेकेंड गैस का स्लोप ज़्यादा है, थीटा 2 ज़्यादा है, तो इसका वॉल्यूम कम होगा, तो V1 ज़्यादा और V2 कम होगा। अभी जो दूसरा तरीका बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर वहाँ से ही बता सकते हो। हमने बच्चे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दिया, ये भी एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रोसेस में इस पॉइंट का वॉल्यूम V2 है, इस पॉइंट का वॉल्यूम हो गया V1। फिर से आइडियल गैस की बात हो रही है, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेना, PV इक्वल टू NRT।
अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करो ना, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए x के पैरेलल है तो y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो यानी यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया। दोनों गैस के लिए इनको सेम है तो इनको कांस्टेंट रखना है, r ऐसे ही कांस्टेंट है। आगे अगर आप जाओगे तो यानी यहाँ तो कंफर्म है कि v t के प्रोपोर्शनल आ गया, तो अगर आप आगे जाते हो तो आगे जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो राइट हैंड साइड इंक्रीज करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो आगे जाने पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यानी V1 कम होगा, V2 कम होगा, और आगे जाने पे V1 ज्यादा होगा। यहाँ से बोल सकते हो कि V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है ना। सेम काम तुम y डायरेक्शन में भी कर सकते हो, एक वर्टिकल लाइन y में खींच देना तो भी आंसर आ जाएगा सिमिलर। आई होप अब आप कर लोगे, इतना समझते हो। ये तो कहानी थी बच्चे आइसोकोरिक प्रोसेस की। नेक्स्ट है इसी में प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैस का टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर होता है बच्चे कांस्टेंट। इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे फिर से आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे, पीवी इक्वल टू होगा nRT। पीवी इक्वल टू nRT हो गया। किसी गिवन गैस की बात करेंगे तो n कांस्टेंट, R ऐसे ही कांस्टेंट है। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया तो इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है ना पूरा कांस्टेंट हो गया। राइट हैंड साइड कांस्टेंट होने का मतलब P इंटू वी की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, कांस्टेंट। P इंटू वी आ गया कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में P इंटू वी कांस्टेंट होगा। P इंटू वी कांस्टेंट होने का मतलब हो गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। यहाँ पे अगर हमसे कोई बोले ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हमको पता है कि P इंटू वी कॉन्स्टेंट है। V को जरा राइट में ले जाना, तो अगर आप V को राइट में ले जाओगे ना तो P इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम V। कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम V आएगा, इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू है बच्चे 1/V। P 1/V के प्रोपोर्शनल है, तो यानी Y यहाँ पे Y का काम करेगा P, X का काम करेगा V, यानी यहाँ से आ गया मैथमेटिकली Y इज प्रोपोर्शनल टू 1/X। ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ होगा बच्चे हाइपरबोलिक। ये P और V का ग्राफ हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P और V प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हाइपरबोलिक होगा इस सिचुएशन के हिसाब से। अगर यहाँ पे तुमसे कोई पूछे ना कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यानी x को कांस्टेंट रखना है, तो ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा ऐसा। इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये पीटी ग्राफ हो गया। अगर आपसे कोई वीटी ग्राफ हो गया। यहीं पे अगर कोई बोले कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फिर से ग्राफ ऐसा होगा। आप इस ग्राफ में ऊपर जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो। ऊपर जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, नीचे आओगे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है। हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे ले लिया ऐसे, ये वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे ले लिया प्रेशर P, दो अलग अलग गैस हैं ऐसे। ये फर्स्ट गैस के लिए ग्राफ है, ये सेकेंड गैस के लिए ग्राफ है। ये भी पता है दोनों हाइपरबोलिक हैं, दोनों आइसोथर्मल गैस के लिए, दोनों ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ड्रॉ किए गए हैं। पहले प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया। दूसरे ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है T2, तो दूसरा ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे ड्रॉ किया गया है। सवाल ये है कि T1 और T2 में से कौन ज़्यादा कौन कम। दोनों गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इनकी वैल्यू सेम रखना है। तो बताया था ना, कोई भी चाहो तो अपनी मर्जी से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो। सबसे आसान तरीका आंसर देने का, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो ऐसे। प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी किसी न किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और इस ग्राफ में यहाँ पे थे तो टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे पहुंचे तो टेम्परेचर T2 हो गया। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेना, PV इक्वल टू nRT। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से अगर सोचोगे कि कोई ना कोई प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के हिसाब से सोचो तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y कांस्टेंट होगा, यानी P कांस्टेंट हो गया।
N1 N2 सेम ही है तो इनको कांस्टेंट रखना है, R ऐसे ही कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ गया। और अगर ये वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन वाले प्रोसेस के लिए, तो आगे जाने पे बच्चे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से चल के यहाँ पे जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, यानी T1 कम होगा और T2 ज़्यादा होगा। यहाँ पे कंक्लूजन आएगा बच्चे T2 इज ग्रेटर देन T1। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये तो था हमारे लिए आइसोथर्मल प्रोसेस। एक और इक्वेशन आता है, हालांकि है तो क्वेश्चन लेकिन कोई प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन एक है, आपने सुना होगा, एक गैस के लिए प्रेशर का फार्मूला होता है P इक्वल टू रो आर टी बाई एम। आयो ये बातें पता होंगी, P इक्वल टू रो आर टी बाई एम है, रो गैस की डेंसिटी, एम मोलर मास, आर गैस कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, रो गैस की डेंसिटी है, आर गैस कांस्टेंट, एम मोलर मास हो गया, टी टेम्परेचर है। गैस अगर फिक्स कर दिया तो मोलर मास तो फिक्स हो गया, आर ऐसे ही कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो ना, इस इक्वेशन के हिसाब से सोचते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो आर ऐसे ही कांस्टेंट, किसी गिवन गैस के लिए हम कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो जो प्रेशर है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। P इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो, P प्रोपोर्शनल टू रो होगा। फिर से अगर कोई बोले कि ये y x के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमसे कोई बोले कि प्रेशर और डेंसिटी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, तो फिर से प्रेशर काम करेगा y का, रो काम करेगा x का, प्रेशर काम किया y का, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर टी बाई एम, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो फिर से यहाँ पे ग्राफ होगा बच्चे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर से ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, शुरुआत में डॉटेड रखेंगे, रीजन बता चुका हूँ। फिर से अगर इस ग्राफ के स्लोप की कोई बात करें तो ये वाला एंगल ले लिया थीटा। इस ग्राफ का जब स्लोप लिखोगे ना तो ये स्लोप आएगा टेन थीटा। टेन थीटा का काम m करेगा, यानी आर टी बाई एम करेगा, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चे आर टी बाई एम। तो अगर आइडियल गैस के लिए P और रो का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो समझ लेना इस केस में टेम्परेचर क्या है गैस का, कांस्टेंट। तो इस गैस, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे बात करो, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और इस ग्राफ का स्लोप होगा टेन थीटा इक्वल टू आर टी बाई एम। फिर से सिमिलर क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है, P और रो का ग्राफ दे देगा दो अलग अलग गैस के लिए, या किसी गिवन गैस के लिए भी बोल सकता है। जैसे समझने के लिए क्या किया बच्चे, यहाँ पे हमने ले लिया एक्सिस पे डेंसिटी रो, यहाँ पे ले लिया प्रेशर P, दो ग्राफ हैं। फिर से सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी गिवन गैस के लिए, गैस को सेम रखा, एक बार ये ग्राफ ड्रॉ किया किसी टेम्परेचर T1 पे किसी गैस के लिए, और उसी गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया किसी दूसरे टेम्परेचर T2 पे। इस प्रोसेस के लिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस प्रोसेस यानी ग्राफ के लिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन ये ड्रॉ किया गया है T1 पे, ये ड्रॉ किया गया है T2 पे, गैस सेम है। जब गैस एक ही है तो मोलर मास तो सेम ही रहेगा, गैस चेंज हो ही नहीं तो मोलर मास चेंज हो नहीं सकता, तो दोनों ग्राफ के लिए जरूरत पड़ने पे हमको सेम ले सकते हो। सवाल ये है कि T1 और T2 में से कौन बड़ा कौन छोटा। फिर से बच्चे अपने पास इक्वेशन है P इक्वल टू रो इंटू आर इंटू टी बाई एम। यहाँ पे फिर से अगर टेन थीटा लिखना चाहो P और रो के ग्राफ में, तो टेन थीटा यानी स्लोप होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर टी बाई एम। आर कांस्टेंट एम कांस्टेंट, तो टेन थीटा टी पे डिपेंड करेगा। तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा उसका टी ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका टी कम। तो फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए थीटा1 कम है तो स्लोप कम होगा, तो इसका टेम्परेचर कम होगा तो T1 कम होगा। दूसरे वाले ग्राफ के लिए स्लोप थीटा2 ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो T2 ज़्यादा होगा, तो T1 इज लेस देन T2। या दूसरा तरीका बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो इसी पे तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आंसर निकाल सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के, वर्टिकल लाइन खींच के भी आंसर निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए फिर से इक्वेशन यूज कर लिया, P इक्वल टू रो इंटू आर टी बाई एम। आगे जाने पे एम तो सेम रखना है, गैस सेम है तो एम चेंज होगा नहीं, आर चेंज होगा नहीं। यहाँ पे इस ग्राफ के लिए, इस लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो p कांस्टेंट हो गया। यहाँ से बचेगा बच्चे रो इंटू टी कांस्टेंट होगा, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो रो इंटू टी कांस्टेंट होगा।
अगर इस ग्राफ में आप आगे जाते हो तो रो इंक्रीज करेगा यानी डेंसिटी बढ़ेगी, तो दोनों का रो और टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ताकि रो बढ़ा टेम्परेचर घटा दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो कंफर्म है कि इस लाइन के लॉन्ग आगे जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, यानी T2 ज़्यादा होगा यहाँ का टेम्परेचर T1 कम होगा, यानी यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि T1 इज लेस देन T2। स्लोप से भी रिजल्ट है T1 इज लेस देन T2। आप चाहो तो वर्टिकल लाइन खींच दो तो भी उस प्रोसेस का भी यूज करके सेम आंसर निकाल सकते हो। आई होप ये कुछ बेसिक बातें थी, समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो एक आइडियल गैस है, उस गैस का इनिशियल वॉल्यूम है बच्चे V0, इनिशियल टेम्परेचर है T0। एक आइडियल गैस लिया, आइडियल गैस का इनिशियल वॉल्यूम V0 है, इनिशियल टेम्परेचर T0 है। किसी प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस कौन सा यूज किया वो दे रखा है सवाल में, P इंटू वी क्यूब कॉन्स्टेंट है। प्रोसेस यूज किया बच्चे P इंटू वी क्यूब कॉन्स्टेंट। इस प्रोसेस का यूज करके हमने वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दिया। गैस का किसी स्टेट में, इनिशियल स्टेट में इनिशियल वॉल्यूम V0 था, इनिशियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0 था। हमने एक प्रोसेस यूज किया PV क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस प्रोसेस के थ्रू गैस के वॉल्यूम को चेंज किया और V0 से चेंज करके 4V0 कर दिया। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम V0 था, फाइनल वॉल्यूम 4V0 हो गया, तो इस प्रोसेस को यूज करके अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो सवाल ये है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपने पास जो प्रोसेस है ना वो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, और सवाल में वॉल्यूम और टेम्परेचर के हिसाब से रिलेशन पूछा है। तो पहली बात तो इस इक्वेशन को वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करें वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में, तो अपने पास एक आइडियल गैस के लिए इंटरनेशनल फार्मूला है। आइए पता होगा इंटरनेशनल फार्मूला बोलने का मतलब कि कोई भी प्रोसेस हर जगह यूज कर सकते हो अगर आइडियल गैस है तो। और वो इक्वेशन होता है बच्चे कौन सा, PV इक्वल टू nRT। ये किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए बोला कि इंटरनेशनल फार्मूला है, ठीक ना। यहाँ भी यूज कर सकते हो, किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो अगर आइडियल गैस है तो। PV इक्वल टू nRT हो गया। हमें इस इक्वेशन से P को हटाना था, तो इस इक्वेशन से अगर P की वैल्यू निकालोगे ना तो P हो जाएगा बच्चे nRT बाई V। इस P की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। अगर इस P की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ना तो P की जगह आएगा nRT बाई V इंटू, यहाँ पे V क्यूब है तो इंटू होगा V क्यूब इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अगर आप किसी गैस की बात करो तो किसी गिवन गैस के लिए n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, n कांस्टेंट हो गया, गैस फिक्स्ड है। तो यहाँ पे V क्यूब है, नीचे V है तो यहाँ V स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे T बचेगा। यहाँ से कंडीशन आएगी बच्चे T इंटू वी स्क्वायर, यहाँ T बचा, यहाँ V स्क्वायर बचा, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो T इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। T इंटू वी स्क्वायर कांस्टेंट होने का मतलब इसको आप लिख सकते हो T1 इंटू V1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा T2 इंटू V2 स्क्वायर। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन आ गया। तब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T0 पुट किया, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V0, तो V0 का स्क्वायर पुट किया इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर T2 है, T2 निकालना है, इनटू फाइनल वॉल्यूम है 4V0, तो यहाँ पे निकालना है 4V0 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T0 बाई 16। ये फाइनल टेम्परेचर आएगा T0 बाई 16। आई होप ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे बेस्ट। जैसे अपने पास एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस का बच्चे इनिशियल प्रेशर दे रखा है P0 है, इनिशियल टेम्परेचर है T0। हमने एक प्रोसेस यूज किया और प्रोसेस दे रखा है P इंटू टी क्यूब या T स्क्वायर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है, या P की जगह दे रखा है बच्चे V है, P नहीं है V दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है P की जगह V इंटू टी स्क्वायर, ये प्रोसेस है और ये कांस्टेंट है। ये गैस है आइडियल गैस, इनिशियल प्रेशर P0, इनिशियल टेम्परेचर T0। जिस प्रोसेस को हमने यूज किया है वो प्रोसेस है VT स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और इस प्रोसेस के थ्रू हमने गैस के प्रेशर को 8 टाइम्स कर दिया, 8 P0 कर दिया। इनिशियल प्रेशर P0 था, फाइनल प्रेशर 8 P0 कर दिया। तो सवाल ये है कि अगर इस प्रोसेस के थ्रू प्रेशर को 8 टाइम्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताओ। तब यहाँ पे कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर की दिया है, इनिशियल प्रेशर मालूम है, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, फाइनल प्रेशर मालूम है, तो फाइनल टेम्परेचर पूछा है। लेकिन प्रोसेस में हमें पता है कि VT स्क्वायर कांस्टेंट है,
तो रिलेशन मालूम है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और क्वेश्चन में कंडीशन के हिसाब से वॉल्यूम की ज़रूरत है नहीं, तो इंटरनेशनल फार्मूला यूज करना और वॉल्यूम को हटा देना। वो फार्मूला है बच्चे PV इक्वल टू NRT। यहाँ से V को हटाया तो V की वैल्यू हो जाएगी NRT बाई P। इस V की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, तो यहाँ पे पुट करोगे ना तो V की जगह आएगा NRT बाई P इंटू होगा T स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चे कांस्टेंट। N किसी गिवन गैस के लिए फिक्स्ड है, R कांस्टेंट है, तो N कांस्टेंट हो गया, R कांस्टेंट हो गया, T और T स्क्वायर मिलके यहाँ पे बचेगा T क्यूब। तो ऊपर आ गया T क्यूब, नीचे आ गया P, और ये कांस्टेंट यहाँ भी कांस्टेंट, तो बाकी सारा का सारा टर्म कांस्टेंट में चला गया, तो इक्वल टू यूज कर लेंगे, कांस्टेंट है, इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। अब T स्क्वायर बाई P अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन आएगा T क्यूब बाई P कांस्टेंट हो गया, तो T1 क्यूब बाई P1 इक्वल टू हो जाएगा T2 क्यूब बाई P2, ये इक्वेशन आएगा। अब इनिशियल टेम्परेचर T1 T0 है, प्रेशर P0 है, यहाँ पे आ जाएगा T0 क्यूब अपॉन P1 का मतलब P0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा T2 क्यूब अपॉन फाइनल प्रेशर होगा 8 P0, ये आएगा। तो P0 से P0 गया, 8 को लेफ्ट में लाओ, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चे कंडीशन आ जाएगी, 8 लेफ्ट में जाएगा, 8 इंटू T0 क्यूब इक्वल टू कितना हो गया T2 क्यूब, इक्वल टू हो जाएगा T2 क्यूब। यहाँ से सॉल्व करोगे तो T2 कितना आ गया 2T0, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा T0 का डबल, यानी इनिशियल टेम्परेचर का 2 टाइम्स। इस तरीके से कंडीशन देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। कुछ और बेसिक कंडीशन का यूज करके यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं उनको वो देखना। एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, बच्चों दे देगा कि एक चैम्बर है, कोई कंटेनर ले लिया, कोई चैम्बर ले लिया, इसमें गैस भरी है और यहाँ पे एक थिन पाइप लगा दिया। थिन पाइप मतलब इसके थिन देने का मतलब इसके अंदर अगर गैस का थोड़ा बहुत अमाउंट भी है तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल होगा। और यहाँ पे एक दूसरा चैम्बर इधर कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस पाइप के थ्रू दोनों चैम्बर को हमने कनेक्ट कर दिया और बीच में एक वाल्व लगा दिया और वाल्व लगा के इसे बंद कर दिया। ये वाल्व अभी क्लोज है, मतलब लेफ्ट वाले चैम्बर की गैस राइट में नहीं जा सकती, राइट वाले चैम्बर की गैस लेफ्ट में नहीं जा सकती। और ये जो चैम्बर है ना आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड होने का मतलब अंदर अगर गैस है तो उसकी हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी, उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें दे रखा है बच्चे, यहाँ पे गैस का प्रेशर P1, चैम्बर का वॉल्यूम V1, गैस का टेम्परेचर T0, इधर के गैस का प्रेशर है P2, ये गिवन है, यहाँ का टेम्परेचर है सेम T0, यहाँ का वॉल्यूम है V2, ठीक है। ये वाल्व क्लोज है, ये दोनों गैस अभी अलग अलग है, सेपरेट हैं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम था, प्रेशर दोनों का डिफरेंट था, P1 और P2 था, दोनों चैम्बर का वॉल्यूम अलग अलग है, V1 और V2। इस चैम्बर का वॉल्यूम V1 है तो इसके अंदर जो भी गैस है उसी के वॉल्यूम को एक्वायर कर लेगी, उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इस गैस का वॉल्यूम इसमें जो है उसका V1 लेंगे, इस चैम्बर में जो गैस है उसका वॉल्यूम लेंगे बच्चे V2। कुल मिला जुला के दोनों गैस की इनिशियल वॉल्यूम मालूम है V1 V2, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है T1 T2, इनिशियल प्रेशर मालूम है P1 P2। सवाल ये है कि हमने इस वाल्व को अब ओपन कर दिया, जैसे आप वाल्व को ओपन करोगे ना तो इस पाइप के थ्रू दोनों गैस आपस में मिक्स होंगी। जब दोनों गैस आपस में मिक्स हो जाएंगे तो फाइनल मिक्सिंग होने के बाद अब जब सब मिक्स हो गई तो हमको पता है कि हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा, गैस के हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। तब ये वाल्व हट चुका है, दोनों गैस आपस में मिक्स हो चुकी हैं, तो दोनों एक कॉमन प्रेशर अचीव कर चुकी होंगी। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम था तो फिर फाइनल टेम्परेचर भी सेम ही रहेगा, T0 के बराबर रहेगा। तो सवाल ये है कि फाइनल सिचुएशन में जैसे ही हमने वाल्व को ओपन किया, अब दोनों चैम्बर की गैसेज आपस में मिक्स हो चुकी हैं। मिक्स होने के बाद दोनों कॉमन प्रेशर अचीव कर चुकी हैं, दोनों का प्रेशर सेम आ चुका है P है, दोनों का प्रेशर सेम आ चुका है P है। टेम्परेचर सेम रहेगा ही, ये तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि इनिशियली दोनों का सेम था। इस चैम्बर में जो गैस है उसका वॉल्यूम अभी भी V1 होगा, इसमें वॉल्यूम V2 होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो कॉमन प्रेशर अचीव हुआ है उस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, देखो गैस बाहर तो जा नहीं सकती है, जितना गैस का अमाउंट इनिशियली था दोनों चैम्बर मिला के, गैस आपस में मिक्स हुई हैं लेकिन गैस का टोटल अमाउंट चेंज नहीं हुआ है।
तो इनिशियल टोटल अमाउंट जो गैस का होगा वही फाइनल सिचुएशन में भी गैस का टोटल अमाउंट होगा। और गैस के अमाउंट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स, यानी मिक्स होने के पहले वाल्व जब क्लोज था कुछ गैस के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे थे, कुछ मोल्स यहाँ पे थे। यहाँ पे कितने मोल्स थे समझने के लिए ज्यूम कर लो N1 थे, हमने N1 ले लिया। इस चैम्बर में कितने मोल्स थे, N2 थे। दोनों गैस आपस में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। मिक्स होने के बाद प्रेशर कॉमन आ गया, टेम्परेचर T0 है, आपस में मिक्स होंगे, लेकिन गैस का अमाउंट चेंज नहीं हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि एक चैम्बर में मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, इसमें N1 डैश ले सकते हो, इसमें N2 डैश ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 थे और फाइनली टोटल ऑफ मोल्स N1 डैश प्लस N2 डैश होंगे, और ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि गैस कहीं बाहर नहीं गई। गैस अगर दोनों चैम्बर में से कहीं से लीक करके बाहर चली जाती तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाती, एक्स्ट्रा गैस आ जाती तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाते, लेकिन ना तो गैस का कुछ अमाउंट बाहर गया ना तो कुछ बाहर से अमाउंट चैम्बर के अंदर आया, यानी गैस का अमाउंट सेम, यानी नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। इसको कहीं कहीं लोग मैथमेटिकली मोल कंजर्वेशन भी बोल देते हैं, यानी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने, N1 प्लस यहाँ पे हो गया N2। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, N1 डैश प्लस हो जाएगा N2 डैश, N1 डैश प्लस N2 डैश। अब N कैसे निकालें, तो अपने पास फिर से वही आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। यहाँ से N की वैल्यू अगर निकालोगे तो आएगा बच्चे PV बाई RT। तो यहाँ पे N1 है तो P1 V1 बाई RT1, N2 है तो P2 P2 बाई RT2, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है PV बाई RT। तो वाल्व जब क्लोज था इस चैम्बर में नंबर ऑफ मोल्स अगर N1 लिखना है तो N1 की वैल्यू P की जगह क्या आएगा बच्चे, यहाँ का प्रेशर P1, V की जगह क्या आएगा इस गैस का वॉल्यूम V1 अपॉन R, इंटू T की जगह क्या आएगा इस गैस का टेम्परेचर T0, तो भाई T0 प्लस N2 इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स, फिर से PV बाई RT, तो P की जगह क्या आएगा P2, V की जगह क्या आएगा V2 अपॉन R इंटू T की जगह क्या आएगा T0, टेम्परेचर सेम ही था। N1 डैश अब यहाँ पे आ जाओ, इस चैम्बर में इस लेफ्ट वाले चैम्बर में कितने मोल्स होंगे, तो यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का वॉल्यूम V1 अपॉन R इंटू यहाँ का टेम्परेचर T0 प्लस N2 डैश, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया P, वॉल्यूम क्या हो गया V2 अपॉन R इंटू टेम्परेचर कितना हो गया T0। यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चे तो R इंटू T0 RT0 गया, यहाँ पे P1 V1 प्लस P2 V2 बचा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चे P1 V1 प्लस आएगा P2 इंटू V2 इक्वल टू, यहाँ पे P इंटू V1 है, यहाँ पे P इंटू V2 है, तो P दोनों में कॉमन है तो बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा V1 प्लस V2, ये हो जाएगा बच्चे P इंटू V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 से डिवाइड कर देना तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन में आएगा V1 प्लस V2, ये फाइनल प्रेशर आएगा गैस का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल करके। अब फाइनल प्रेशर समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चे ने, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है फिर से दो चैम्बर ले लेना, दो इस तरीके का चैम्बर ले लिया, यहाँ पे फिर से एक थिन पाइप ले लिया और बीच में वाल्व लगा दिया, इसको बंद कर दिया। फिर से एक चैम्बर यहाँ पे, थिन पाइप लेने का मतलब समझा चुका हूँ कि इसमें गैस के अमाउंट को नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे गैस का प्रेशर है बच्चे P1, ये गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर है T1, इस चैम्बर का वॉल्यूम है V1, इसका प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 ये गिवन है, यहाँ का वॉल्यूम V2, ये तीनों गिवन है। वाल्व अभी क्लोज था, हमने क्या किया इस वाल्व को ओपन किया। क्वेश्चन क्या है समझना, वाल्व को हमने कर दिया बच्चे ओपन। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं बेटा, ठीक ना, देख लेना। केमिस्ट्री में भी मेरे हिसाब से ऐसा पढ़ा होगा, यहाँ पे ढंग से कर लेना ताकि ये सब क्वेश्चन कभी गलत ना होने पाए। बहुत आसान है, बेसिक है, अगर चीज़ें समझ में आती हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, बल्ब को हटाया, बल्ब को हटाओगे तो फिर से सेम कहानी पुरानी वाली, दोनों गैस आपस में मिक्स होंगी। फाइनली जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो जब दोनों गैस मिक्स हो चुकी हैं तो दोनों का प्रेशर सेम हो चुका होगा। तो इस चैम्बर में या इस चैम्बर में जो भी गैस है वाल्व हट चुका है तो प्रेशर सेम आएगा P, आपस में मिक्स हो चुकी हैं तो पूरे गैस का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर T, यहाँ का भी फाइनल टेम्परेचर होगा T।
P कितना है नहीं मालूम, T कितना है नहीं मालूम, P1 V1 T1 P2 V2 T2 मालूम था। फाइनल मिक्स होने के बाद प्रेशर आ गया P, फाइनल टेम्परेचर आ गया T। सवाल ये है कि P अपॉन T की वैल्यू क्या होगी, फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर, ये रेशियो कितना आएगा, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। फिर से वही सेम कहानी, ना तो बाहर से गैस अंदर आई, ना तो अंदर से गैस बाहर गई, यानी गैस का अमाउंट चेंज नहीं हुआ। गैस के अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, यानी जब ये वाल्व क्लोज था तो यहाँ के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल सिचुएशन में नंबर ऑफ मोल्स, दोनों सिचुएशन में नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो फिर से यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स हो गए N1 प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए N2। ये वाल्व क्लोज था तब की कहानी है। गैस मिक्स होने के बाद पहले चैम्बर में जो नंबर ऑफ मोल्स बचे वो हो गए N1 डैश, दूसरे चैम्बर के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए बच्चे N2 डैश। लेकिन अभी भी गैस का अमाउंट सेम है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। फिर से वही सेम इक्वेशन, PV इक्वल टू होगा nRT। यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालोगे ना तो ये हो जाएगा PV बाई RT। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स अगर N1 लिखोगे ना तो यहाँ का प्रेशर P1, V की जगह V1, T की जगह T1, तो आएगा इक्वेशन बच्चे P1 V1 बाई T1, R तो रहेगा ही, प्लस N2 यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स, तो P की जगह प्रेशर P2, V की जगह वॉल्यूम V2 अपॉन आएगा R इंटू टेम्परेचर T2 इक्वल टू N1 डैश, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ले लिए N1 डैश, यहाँ पे ले लिए N2 डैश, वॉल्यूम तो ये V1 और V2 ही रहेगा, ये तो चैम्बर के हिसाब से डिसाइड होगा, कंपार्टमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा, वो तो हम चेंज कर नहीं सकते। यहाँ के नंबर ऑफ मोल्स P इंटू V, तो P की जगह आएगा बच्चे V की जगह V1 अपॉन R इंटू टेम्परेचर T, प्लस इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 डैश, प्रेशर है P, वॉल्यूम है V2 अपॉन R इंटू टेम्परेचर T। यहाँ से P बाई आर टी, R को तो हटाओ, R गया, यहाँ पे P बाई टी, यहाँ पे P बाई टी कॉमन है तो इसे बाहर कर लेना, यहीं पे लिख देता हूँ P बाई टी बाहर चला गया, यहाँ पे आएगा V1 प्लस V2। हमसे पूछा गया है कि P अपॉन टी की वैल्यू बताओ, तो V1 प्लस V2 से डिवाइड कर देना, तो फाइनल में आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ P बाई टी इक्वल टू P1 V1 बाई T1 प्लस P2 बाई V2 बाई T2 अपॉन यहाँ से आएगा V1 प्लस V2, तो यह आ जाएगा P1 V1 बाई T1 प्लस होगा P2 V2 बाई T2 अपॉन में आएगा V1 प्लस V2, अपॉन में आएगा V1 प्लस V2, ये आंसर होगा। अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं ना यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का है क्वेश्चन की थीम चेंज करते हैं, प्रोफाइल चेंज करते हैं। एक सिलेंडर है, यहाँ पे ले लिया एक पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट ले लिया, ये पिस्टन ले लिया, ठीक ना, ये बच्चे पिस्टन का जो मास है ना वो ले लिया m है, और यहाँ पे जो पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया बच्चे a है, और ये जो पिस्टन है ना फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस यानी स्मूथ है, फ्रीली मूव कर सकता है जरूरत पड़ने पे। बाहर का प्रेशर P0 है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बस ऐसे लिख लिया 1 atm, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अंदर गैस भरी हुई है, सिलेंडर का एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह यूनिफॉर्म है, ये लेंथ दे रखा है बच्चे L है, ये लेंथ है L, और गैस के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं N है, N गिवन है। सवाल में गिवन क्या क्या है, मास पिस्टन का, पिस्टन की एरिया, पिस्टन फ्रिक्शनलेस, गैस के नंबर ऑफ मोल्स N, इनिशियल लेंथ L है या L दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और इनिशियली ये जो पिस्टन है ना इक्विलिब्रियम में है, ये पिस्टन बच्चे इक्विलिब्रियम में है। तो सवाल ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस इनिशियल सिचुएशन में इस गैस का प्रेशर क्या होगा बताओ, और इस गैस का टेम्परेचर क्या होगा ये भी बताओ। इस गैस का प्रेशर निकालना है, हमको पता है गैस का हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम होता है, ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करेंगे बच्चे, इस पिस्टन की एफबीडी बना लेना। अगर इस पिस्टन की एफबीडी बनाते हो ना तो हमने क्या किया, पिस्टन की बनाई एफबीडी, ये पिस्टन हो गया, मास m है, नीचे mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स g दे रखा है सवाल में, वर्टिकल डाउनवर्ड्स, g की वैल्यू मालूम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगा। अब यहाँ पे क्या है, पिस्टन के कांटेक्ट में एटमॉस्फेरिक एयर है, इस एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर P0 की वजह से इस पिस्टन पे फोर्स लगेगा,
और हमको पता है बच्चे जानते हैं कि प्रेशर की वजह से फोर्स टुवर्ड्स द सिस्टम होगा, टुवर्ड्स द पिस्टन होगा। जिसकी एफपीडी बना रहे हो, पिस्टन की एफपीडी बना रहे हो, तो पिस्टन हमारे लिए सिस्टम है, तो प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स द सिस्टम होगा, टुवर्ड्स द पिस्टन होगा। ये होगा बच्चे प्रेशर पी नॉट इंटू एरिया ए। पी नॉट तो कांस्टेंट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इन जनरल अप्रॉक्स वैल्यू 10⁵ के आसपास होती है। एग्जैक्ट तो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, इंटू 10⁵। तो पी नॉट इंटू एरिया। उसके अलावा इस पिस्टन के कांटेक्ट में गैस भी है, तो जो नीचे वाली गैस है अंदर, जो चाहे इसके अंदर है, इस गैस की वजह से जो फोर्स लगेगा प्रेशर की वजह से, गैस का प्रेशर अगर पी लेते हो तो होगा बच्चे पी इंटू एरिया। ये फ्रिक्शन है नहीं, और साइड वाली वॉल्स का जो फोर्स लगेगा उससे मतलब है नहीं। ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो जितना फोर्स अपवर्ड्स उतना ही फोर्स डाउनवर्ड्स। तो ऊपर वाला फोर्स है बच्चे P इंटू एरिया इक्वल टू नीचे वाला फोर्स होगा P नॉट इंटू एरिया प्लस क्या होगा mg। यहाँ से एरिया से डिवाइड कर देना तो P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस mg बाई एरिया। ये है गैस का इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर आ गया, एक आंसर आ गया। फिर पूछा है कि इस गैस का इनिशियल टेम्परेचर बताओ। तो आइडियल गैस की बात हो रही है, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेना, P इंटू वी इक्वल टू nRT। P की वैल्यू निकाल चुके हो तो P की जगह पुट कर देना P नॉट प्लस होगा बच्चे mg बाई एरिया। अब वॉल्यूम लिखना इनिशियल, तो जो वॉल्यूम इस हिस्से का होगा, सिलेंडर का होगा, वही वॉल्यूम गैस का भी होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन मालूम है A है, लेंथ मालूम है L है, तो इस हिस्से का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ L। तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी एरिया इंटू लेंथ L इक्वल टू N मालूम है सवाल में, R कांस्टेंट है, इंटू हो जाएगा बच्चे T, तो NR से डिवाइड कर देना। तो गैस का टेम्परेचर आ जाएगा P नॉट प्लस mg बाई एरिया इंटू A इंटू L अपॉन N इंटू R। तो ये आ गया गैस का इनिशियल टेम्परेचर इस सिचुएशन में। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब सवाल में दे रखा है ना कि ये तो इनिशियल सिचुएशन थी, इनिशियल सिचुएशन का टेम्परेचर था, इनिशियल सिचुएशन का ये प्रेशर था। अब सवाल में लिखा ये है कि हमने गैस को स्लोली हीट सप्लाई करना शुरू किया, कोई बर्नर या कुछ भी यूज करके गैस को गर्म करना शुरू किया, हीट सप्लाई करना शुरू किया। जब गैस को हीट सप्लाई करोगे तो सवाल में दे रखा हीट हमने स्लोली दिया है। हीट स्लोली देने से क्या होता है कि ये पिस्टन स्लोली मूव करता है। थर्मोडायनेमिक्स में सडन प्रोसेस को जब तक ना बोला जाए हम नेग्लेक्ट करेंगे, स्लो प्रोसेस ही मान के चलेंगे। तो हमने स्लोली इस गैस को हीट देना शुरू किया, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये देखा गया कि ये पिस्टन स्लोली मूव करता हुआ गया। और अगर ये पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है तो सवाल ये है कि प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा होगा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पिस्टन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये पिस्टन इनिशियल ये लेंथ L थी, L/2 और ऊपर चला गया, अगर ये पिस्टन L/2 और ऊपर चला गया धीरे धीरे मूव करता हुआ हीट देने की वजह से, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। आज अब समझ में आ गई होंगी बातें। तो इसके लिए क्या करना बच्चे, सवाल में दे रखा है, फिर से मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट ले लिया, अंदर गैस भरी हुई है, हमने इसको हीट सप्लाई करना शुरू किया, तो पिस्टन स्लोली मूव करता है। स्लोली मूव करने का मतलब एक्सेलरेटेड नहीं है। तो इस पिस्टन की जरा एफपीडी बनाना। अगर इस पिस्टन की एफपीडी बनाते हो ना, तो मास दे रखा m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। तुम कितना हो पिस्टन या गैस को हीट दे लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट ही रहेगा। तो ऊपर की तरफ से लगने वाला फोर्स होगा बच्चे P नॉट इंटू एरिया A। इसके अलावा हमें नहीं पता गैस के प्रेशर के साथ क्या होगा। मान लो गैस का प्रेशर कुछ P है, तो गैस के प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स होगा P इंटू एरिया, और तो कोई फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा नहीं पिस्टन पे। और कंडीशन के हिसाब से पिस्टन स्लोली मूव करता है वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेटेड नहीं है, इसका मतलब पिस्टन का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में पिस्टन पे लगने वाला नेट फोर्स भी क्या हो गया, 0, न्यूटन्स लॉ से। नेट फोर्स 0 होने का मतलब जितना फोर्स अपवर्ड्स उतना ही फोर्स डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स फोर्स है बच्चे P इंटू एरिया इक्वल टू डाउनवर्ड्स फोर्स हो जाएगा P नॉट इंटू एरिया प्लस हो जाएगा mg।
ए से डिवाइड कर देना, तो P इक्वल टू हो गया P नॉट प्लस mg बाई एरिया। और ये पिस्टन की मूविंग कंडीशन में हमने इक्वेशन लिखा था, और ध्यान से देखो तो P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कांस्टेंट है, चेंज हो नहीं सकता। mg चेंज होगा नहीं, एरिया चेंज होगी नहीं, मतलब ये प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अगर स्लोली हीट सप्लाई किया गैस को तो पिस्टन स्लोली मूव करेगा, और उस केस में गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रोसेस क्या होगा बच्चे, आइसोबैरिक। एक आंसर यहाँ से आ गया कि अगर हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया तो प्रेशर पिस्टन मूव तो करेगा, लेकिन ड्यूरिंग द मोशन गैस एक्सपैंड भी करेगी, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबैरिक होगा, यानी ड्यूरिंग द मोशन बच्चे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो सवाल ये दिया है कि इनिशियल लेंथ तो L थी, और ये पिस्टन L/2 और ऊपर भाग गया, तो लेंथ बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। अगर इनिशियल टेम्परेचर T नॉट मानते हो, अगर इनिशियल टेम्परेचर T नॉट मानते हो, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी है, P नॉट प्लस mg बाई एरिया इंटू LL बाई NR। तो अगर इनिशियल प्रेशर इसको नाम देते हो T नॉट, तो हीट सप्लाई करने के बाद जब ये पिस्टन L/2 पर चला गया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये बताओ इन टर्म्स ऑफ T नॉट। तो आइडियल गैस है, तो इक्वेशन यूज करेंगे बच्चे, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लिया। हमको पता है कि ड्यूरिंग द मोशन पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। गैस फिक्स्ड है, गैस का अमाउंट चेंज हुआ नहीं, तो n कांस्टेंट हो गया, R ऐसे ही कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू T हो गया, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर ये वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब होगा बच्चे V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 यूज कर सकते हो। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एरिया A है, इनिशियल लेंथ L थी, तो इनिशियल वॉल्यूम V1 था बच्चे, एरिया A इंटू लेंथ L अपॉन इनिशियल टेम्परेचर T नॉट इक्वल टू, फाइनल सिचुएशन में वॉल्यूम ले लिया, एरिया A इंटू फाइनल लेंथ गैस की, टोटल लेंथ L पहले से थी, L/2 और बढ़ गई, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 3L/2, तो फाइनल वॉल्यूम 3L/2 अपॉन टेम्परेचर हो गया T2। इसको सॉल्व कर लेना, AL से L गया, यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगी बच्चे 3/2 इंटू T नॉट, ये आएगा फाइनल टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ T नॉट। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ना, फिर से यहाँ पे एक ले लिया, एक सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे पिस्टन, इसके अंदर यहाँ पे गैस भरी हुई है। ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन की खास बात ये है कि पहली बात तो फिर से फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे हम ना फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे ही नहीं, जब तक कुछ लिख के ना आए ना, तो हम फ्रिक्शन को बाय डिफॉल्ट नेग्लेक्ट करके चलेंगे। पिस्टन की खास बात ये बच्चे, पहली बात तो फ्रिक्शन लेस, और इस बार दे रखा है ना कि जो पिस्टन है ना मासलेस भी है, मतलब इसका जो मास है ना ये मासलेस होगा, इसके मास को नेग्लेक्ट करेंगे। पिस्टन मासलेस है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है बच्चे A है, और इस बार यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ऊपर से हमने एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे पिस्टन ले लिया, और ये जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ दे रखा है सवाल में L है। ये स्प्रिंग अभी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K है, और इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन में जो स्प्रिंग है ना, उसमें ना तो कोई एलोंगेशन है, ना तो कोई कॉम्प्रेशन है, यानी स्प्रिंग अपने NLP पे है, अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, स्प्रिंग NLP पे आ गई, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पिस्टन भी रेस्ट में है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है यहाँ पे P नॉट है, P नॉट ले लिया, 1 atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। और सवाल में दे रखा है कि गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो 1 है, n की वैल्यू 1 लेना है। सबसे पहले तो ये पूछा है, ये बताओ इस गैस का प्रेशर क्या होगा, आइडियल गैस की बात हो रही है, और उसके अलावा गैस का इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा। तो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पिस्टन की FPD बनाएंगे। अगर आप इस पिस्टन की FPD बनाते हो ना, तो यहाँ पे स्प्रिंग NLP पे है, नेचुरल लेंथ पे है, ना तो कोई एलोंगेशन है, ना तो कोई कॉम्प्रेशन है, तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, 0। उसके अलावा इस साइड में एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर P नॉट है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इधर से लगने वाला फोर्स होगा P नॉट इंटू एरिया A। अगर गैस का प्रेशर कुछ पी लेते हो ना, तो गैस के प्रेशर की वजह से इधर से लगने वाला फोर्स होगा P इंटू एरिया PA। स्प्रिंग फोर्स 0 और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं,
पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पिस्टन भी इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इस पिस्टन पे लगने वाला नेट फोर्स 0 आएगा। तो जितना फोर्स अपवर्ड्स उतना ही फोर्स डाउनवर्ड्स होगा। तो P इंटू ए इक्वल टू पी नॉट इंटू ए से ए गया, तो P की वैल्यू हो जाएगी बच्चे P नॉट, यानी गैस का जो इनिशियल प्रेशर है ना, ये प्रेशर हो गया P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। फिर पूछा है किस सिचुएशन में गैस का टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर आप गैस का टेम्परेचर निकालना चाहते हो तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेना, PV इक्वल टू nRT। इस गैस का इस सिचुएशन में प्रेशर हमको पता है P नॉट के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो P नॉट हो गया। और इस चैम्बर का इतने हिस्से का जो वॉल्यूम होगा, इसी में गैस है, तो गैस का वॉल्यूम भी इतना ही होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो इस सिचुएशन में गैस का वॉल्यूम होगा बच्चे एरिया इंटू लेंथ यानी A इंटू L। सवाल के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो n की वैल्यू दे रखा है 1 है, तो n बन गया 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर T। यहाँ से सॉल्व किया तो टेम्परेचर की वैल्यू आ गई P नॉट इंटू A इंटू L बाई R। ये इस इनिशियल सिचुएशन में टेम्परेचर है और ये इनिशियल सिचुएशन में प्रेशर है। अब सवाल में दे रखा है कि हमने इस गैस को हीट सप्लाई करना शुरू किया, और जब आप हीट सप्लाई करते हो तो ये पिस्टन ऊपर भागता है, ऊपर भागेगा तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होगा। सवाल में दे रखा है कि हीट सप्लाई करने के बाद ये पिस्टन L/2 अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो गया, L/2 अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अगर ये पिस्टन L/2 अमाउंट से ऊपर शिफ्ट होता है तो ऊपर शिफ्ट होने के बाद गैस में एक्सपेंशन हुआ होगा, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो फाइनल सिचुएशन में L/2 पर जाने के बाद गैस का फाइनल प्रेशर क्या होगा, और इस सिचुएशन में गैस का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर ये पिस्टन L/2 अमाउंट से ऊपर शिफ्ट होता है ना, तो L/2 अमाउंट से ऊपर शिफ्ट होने के बाद फिर से पिस्टन की FBD बनाएंगे। तो अगर पिस्टन की FBD बनाते हो, फिर से पिस्टन का मास तो है नहीं, मास 0 है, तो mg से कोई मतलब है नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, ये होगा P नॉट इंटू एरिया। पिस्टन ऊपर भागा है तो गैस का प्रेशर चेंज हुआ होगा, प्रेशर कितना है नहीं मालूम, तो कुछ P डैश ले लेना, वही कैलकुलेट करना है। तो अगर गैस का प्रेशर P डैश हो जाता है फाइनल सिचुएशन में ना, तो गैस की वजह से प्रेशर की वजह से फोर्स होगा P डैश इंटू एरिया A। इसके अलावा अब स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन भी है, जितना पिस्टन ऊपर भागा उतना स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हुआ, यानी स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन होगा बच्चे L/2। तो अगर स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हुआ तो स्प्रिंग का फोर्स आएगा पिस्टन पे डाउनवर्ड्स, और ये फोर्स होगा K इंटू एक्स, एक्स का मतलब कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग, और एक्स की वैल्यू है यहाँ पे L/2। यहाँ पे हीट स्लोली सप्लाई की जा रही है, पिस्टन का मोशन स्लोली है, स्लो मोशन हो रहा है, और L/2 पर जाने के बाद ये पिस्टन अभी भी इक्विलिब्रियम में स्लोली मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेट तो करेगा ही नहीं, हर एक इंस्टेंट पे पिस्टन पे नेट फोर्स 0 होगा। तो L/2 डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी उस सिचुएशन में भी पिस्टन का एक्सेलरेशन 0 ही होगा, स्लोली मूव कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब नेट फोर्स 0, तो जितना फोर्स अपवर्ड्स उतना ही फोर्स डाउनवर्ड्स। यहाँ पे ऊपर लगने वाला फोर्स है बच्चे P डैश इंटू एरिया, P डैश इंटू ए हो गया, इक्वल टू डाउनवर्ड्स टोटल फोर्स है यहाँ पे P नॉट इंटू एरिया, प्लस यहाँ से है KL/2, KL/2 आ गया, एरिया से डिवाइड कर देना, तो P डैश की वैल्यू आ जाएगी P नॉट प्लस KL/2 टाइम्स एरिया। ये गैस का फाइनल सिचुएशन में प्रेशर आ गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि गैस का फाइनल सिचुएशन में वॉल्यूम बताओ, तो पहले लेंथ L थी, L/2 और ऊपर पिस्टन भाग गया, तो जो गैस कॉलम होगा इस सिलेंडर के अंदर, उस गैस की टोटल लेंथ होगी बच्चे L प्लस L/2 यानी 3L/2। एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा एरिया A इंटू टोटल लेंथ 3L/2। पूछा है फाइनल सिचुएशन में टेम्परेचर बताओ, तो फाइनल सिचुएशन में आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेना, यहीं पे लिख देता हूँ। इक्वेशन होगा बच्चे PV इक्वल टू nRT। फाइनल सिचुएशन में प्रेशर मालूम है P नॉट प्लस KL/2 है, तो P की वैल्यू पुट कर देना P नॉट प्लस K इंटू L/2 इंटू फाइनल सिचुएशन में वॉल्यूम एरिया A है, लेंथ L प्लस L/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3L/2। फाइनल वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ 3L/2, PV हो गया। N की वैल्यू दे रखा है 1 है, इंटू R इंटू फाइनल टेम्परेचर हो गया T डैश, R से डिवाइड कर देना, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर T डैश की वैल्यू आ जाएगी P नॉट प्लस K L/2A इंटू यहाँ से A इंटू
3/2 को किनारे भी लिख लो या यहीं पे लिख लो, कोई बात नहीं चलेगा। 3L/2 R नीचे आएगा तो R होगा। ये फाइनल सिचुएशन में गैस का टेम्परेचर आएगा। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फिर से पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है, और अपना जो सिलेंडर है ना ये कुछ ऐसा है, इस तरीके का एक सिलेंडर है, ऐसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पिस्टन है, इस एंड पे भी एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे ऐसे एक पिस्टन यहाँ भी है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, दोनों एंड पे क्लोज कर दिया पिस्टन से। इस पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है और इस पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है बच्चे A2 है। सवाल में A1 और A2 गिवन है, बीच में गैस भरी हुई है और इन दोनों पिस्टन को एक मासलेस रिजिड रॉड से कनेक्ट कर दिया। ये बीच में एक मासलेस रिजिड रॉड है, इस पिस्टन की एरिया A1, इस पिस्टन की एरिया A2, बीच में गैस भरी हुई है, इधर और इधर चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये भी ओपन है तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, ये भी इधर से हिस्सा ओपन है तो ये भी हिस्सा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है बच्चे P0, 1 atm का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। ये पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। हमने क्या किया, सवाल में दे रखा है कि हमने इस गैस को, जो इस बीच में यहाँ पे गैस है, आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 1 है, n की वैल्यू दे रखा है 1, n को 1 लेके काम करना है। इस सवाल में दे रखा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, बीच में गैस है, हमने इस गैस को हीट सप्लाई करना शुरू किया। अगर हीट सप्लाई करोगे तो सवाल में दे रखा है स्लोली हीट सप्लाई किया है, ये जो दोनों पिस्टन है ना स्लोली मूव करते हैं। ये भी कंफर्म है कि दोनों पिस्टन मासलेस रिजिड रॉड से कनेक्टेड हैं, तो मूव करेंगे तो एक साथ, या तो एक साथ राइट में जाएंगे या तो एक साथ लेफ्ट में आएंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक साथ होगा और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट सेम आएगा, क्योंकि अलग हो ही नहीं सकते, बीच में मासलेस रिजिड रॉड है। तो अगर हमने इसको हीट सप्लाई करना शुरू किया स्लोली, तो क्वेश्चन के हिसाब से पूरा जो सिस्टम है, जो पिस्टन है, एल अमाउंट से डिस्प्लेस होता है। अब पिस्टन एल अमाउंट से राइट में गया, फिर एल अमाउंट से लेफ्ट में गया, ये सवाल में गिवन नहीं है, वो हमें डिसाइड करना होगा। हमने हीट देना शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा तो उस चक्कर में ये पिस्टन शिफ्ट हुआ एल अमाउंट से राइट में, या शिफ्ट हुआ या लेफ्ट में, अभी हमें सोचना बाकी है। तो क्वेश्चन ये है कि हीट देने पे अगर ये पूरा सिस्टम एल अमाउंट से राइट या लेफ्ट में शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग एल अमाउंट दी हुई है, तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया होगा, गैस का टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज हुआ होगा। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है इसी में कि अगर ये पूरा सिस्टम मूव करता है तो लेफ्ट में भागेगा कि राइट में, क्वेश्चन ये भी हो गया। एक क्वेश्चन ये कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा अगर डिस्प्लेसमेंट एल हुआ तो, दूसरा क्वेश्चन ये कि एल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो, लेकिन राइट में या लेफ्ट में। तीसरा सवाल ये है कि ड्यूरिंग द मोशन प्रोसेस का नेचर कैसा होगा, प्रोसेस कैसा होगा ये भी बताना है। हीट स्लोली सप्लाई की जा रही है तो पिस्टन का मोशन स्लो ही होगा। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आखिर प्रोसेस कैसा होगा। तो उसके लिए जो दोनों पिस्टन है ना, इनको सिस्टम ले लो और इनकी एफपीडी बना लो। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन की हमने बात नहीं करी है तो कहीं भी फ्रिक्शन है ही नहीं। तो ये वाला पिस्टन, ये पिस्टन, बीच की जो कनेक्टिंग मासलेस रॉड है, इन सबको मिला के सिस्टम ले लेते हैं। तो ये पिस्टन यहाँ पे हो गया बच्चे, ये वाला हो गया, बीच में मासलेस रिजिड रॉड हो गई, दूसरी तरफ का छोटा वाला पिस्टन हो गया। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा A1 है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा A2 है। ये हमारा सिस्टम है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ से फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सिस्टम। प्रेशर है P0, एरिया है A1, तो P0 इंटू A1। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इधर से फोर्स लग रहा होगा। प्रेशर है P0, एरिया है A2, तो फोर्स होगा P0 इंटू A2। उसके अलावा इस सिस्टम के कांटेक्ट में अंदर वाले गैस भी है, तो अंदर वाले गैस जो है उसके पास भी कुछ न कुछ प्रेशर होगा, उसके प्रेशर की वजह से भी इन पे फोर्स लग रहा होगा। गैस का प्रेशर कितना है बच्चे नहीं पता, P ले लेना। तो अगर गैस का प्रेशर P है तो प्रेशर की वजह से इस पिस्टन पे गैस इधर फोर्स लगा रही होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो गैस की वजह से इधर लगने वाला फोर्स होगा प्रेशर P इंटू एरिया A1। गैस यहाँ भी है तो गैस के प्रेशर की वजह से इधर से भी फोर्स लग रहा होगा इस छोटे वाले पिस्टन P2 पे, तो उस प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स इधर होगा, ये होगा P2 इंटू एरिया, P2 नहीं P लेंगे, गैस का प्रेशर हमने P माना है, एरिया है A2 तो P इंटू A2।
प्रेशर की वजह से फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सिस्टम होता है। ये रॉड तो सिस्टम में शामिल है, तो रॉड में टेंशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेंशन नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो भी ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा क्योंकि सिस्टम में शामिल है। इसके अलावा और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं। सवाल के हिसाब से हमने हीट स्लोली सप्लाई किया है। हीट को अगर स्लोली सप्लाई करोगे ना तो पिस्टन मूव करेगा स्लोली, और अगर पूरा सिस्टम स्लोली मूव करता है इसका मतलब सिस्टम एक्सिलरेटेड नहीं है, और अगर ये सिस्टम एक्सिलरेटेड नहीं है तो हर एक इंस्टेंट पे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 आएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे हमने एफबीडी बनाया है, डायग्राम बनाया है, तो नेट फोर्स को 0 करना, तो जितना फोर्स लेफ्ट में लगेगा ना उतना ही फोर्स राइट में भी लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे और दोनों का रिजल्टेंट आएगा 0। तो लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स यहाँ पे P इंटू A1, यहाँ पे है P नॉट इंटू A2, दोनों लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में लगने वाला फोर्स है बच्चे P इंटू A1 प्लस यहाँ पे आएगा P नॉट इंटू A2 इक्वल टू P इंटू A1 प्लस P नॉट इंटू A2 इक्वल टू राइट में लगने वाला नेट फोर्स होगा P नॉट इंटू A1 प्लस P इंटू A2, दोनों राइट में है, तो इक्वल टू P नॉट इंटू A1 प्लस P इंटू A2। इसमें से क्या करना, इस P नॉट इंटू A2 को राइट में ले जाओ, P इंटू A2 को लेफ्ट में लाओ, तो यहाँ से आएगा P इंटू A1 माइनस P इंटू A2। P वाले टर्म को लेफ्ट में लाया, P नॉट को राइट में ले गए, तो इक्वल टू हो जाएगा बच्चे P नॉट इंटू A1 माइनस P नॉट इंटू A2। यहाँ से P को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू A1 माइनस A2 इक्वल टू हो जाएगा P नॉट इंटू A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 से A1 माइनस A2 गया तो P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट। हमने किसी भी इंस्टेंट पे एफबीडी बनाई थी और यहाँ से पता चला कि जो गैस का प्रेशर P है किसके बराबर आ गया, P नॉट। ये किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में एफबीडी हमने बना के लिखा है जब ये पूरा सिस्टम, पूरा पिस्टन स्लोली मूव कर रहा होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि गैस का जो प्रेशर है हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, यानी ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, यानी कांस्टेंट है। और अगर ये गैस का प्रेशर फिक्स है, कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा, आइसोबेरिक। तो एक आंसर तो हमें यहीं पता चल गया कि जो प्रोसेस का नेचर है वो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर ये प्रोसेस आइसोबेरिक है तो सिस्टम अगर शिफ्ट किया, पिस्टन मूव किया, तो शिफ्टिंग किधर होगी, राइट में या लेफ्ट में। उसके लिए क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेना। अगर आइडियल गैस इक्वेशन से सोचोगे तो इक्वेशन आएगा बच्चे PV इक्वल टू nRT। ड्यूरिंग द मोशन प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोबेरिक हो गया तो P कांस्टेंट आ गया, P नॉट के बराबर होगा। गैस का अमाउंट चेंज होगा नहीं, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, N फिक्स है, R पहले से ही कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। हमने हीट सप्लाई किया है तो ये तो कंफर्म है कि गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो पिस्टन की शिफ्टिंग ऐसी होगी कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करे। तब होगा क्या, शिफ्टिंग तो एक ही साथ होगी, दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए पता है सिस्टम किधर भागेगा, लेफ्ट में। यानी ये जो पिस्टन है ना, ये यहाँ से L अमाउंट से लेफ्ट में भागेगा, ये L अमाउंट से लेफ्ट में गया तो इस एंड को भी L अमाउंट से लेफ्ट में आना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वाला बड़ा वाला हिस्सा L अमाउंट से लेफ्ट में गया तो ये फाइनली यहाँ पे भाग गया, यहाँ से चल के यहाँ तक गया, तो अब इतने हिस्से की गैस अपने सिस्टम में शामिल होगी। तो अब इसके हिसाब से इस पिस्टन को अगर इधर लेफ्ट में ले जाओगे तो इस पिस्टन के अकॉर्डिंग इतना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा गैस का, और ये वॉल्यूम कितना होगा, एरिया A1 इंटू लेंथ L। तो अगर ये पिस्टन लेफ्ट में गया तो A1 इंटू L अमाउंट का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सेम अमाउंट से ये पिस्टन भी लेफ्ट में जाएगा, तो इतने अमाउंट का जो इतना हिस्सा है गैस का वॉल्यूम कम होगा। पहले यहाँ भी गैस थी, इतने हिस्से में भी गैस थी, अगर ये पिस्टन लेफ्ट में आ गया तो अब गैस बस यहीं तक है। अगर ये पिस्टन L अमाउंट से लेफ्ट में आ गया तो गैस बस यहीं तक है, यानी इतने हिस्से में पहले गैस थी, अब इतने हिस्से में गैस नहीं है, मतलब इतने हिस्से का वॉल्यूम गैस का कम हो चुका है। तो इसकी वजह से गैस का वॉल्यूम कितना कम हुआ, A2 इंटू L। और इसके हिसाब से सोचोगे तो पहले गैस यहाँ तक थी, बस यहीं तक थी, अब ये गैस यहाँ तक हो चुकी है क्योंकि पिस्टन इधर आ चुका है। तो इतने हिस्से में पहले गैस नहीं थी, अब इतने हिस्से में गैस है, तो गैस का वॉल्यूम इतने अमाउंट से इंक्रीज कर गया। तो इसके हिसाब से गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ा, A1 इंटू L।
इसके हिसाब से कितना डिक्रीज हुआ, A2 इंटू एल। और ये गैस का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा घट रहा है, तो ओवरऑल गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के चक्कर में पूरा सिस्टम लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो एक आंसर अपने आप पास आ चुका है कि पूरे सिस्टम यानी पिस्टन की शिफ्टिंग किधर होगी, लेफ्ट में। फिर बात आती है शिफ्टिंग लेफ्ट में होगी तो वॉल्यूम कितने अमाउंट से चेंज होगा। डेल्टा भी अगर निकालना चाहो तो इतना बढ़ गया, इतना घट गया, कितना बढ़ा, A1 इंटू एल, कितना घटा, A2 इंटू एल। तो चेंज इन वॉल्यूम होगा बच्चे A1 इंटू एल माइनस A2 इंटू एल। एल को चाहो तो कॉमन ले लेना, तो A1 माइनस A2 इंटू क्या होगा, एल। इतने अमाउंट से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर राइट में शिफ्ट कर देते तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा वॉल्यूम कम होता और इसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज करता, तो ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता। इसलिए हम सिस्टम को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में। तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया, कितना हुआ, सिस्टम लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, ये भी आ गया। प्रोसेस आइसोबेरिक आ गया। पूछा है कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया होगा। तब आइडियल गैस इक्वेशन फिर से यूज कर लेना। अपने पास इक्वेशन है बच्चे PV इक्वल टू nRT। हमको पता है प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स n कांस्टेंट है, n की वैल्यू सवाल में दे रखा है 1 है। यहाँ पे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज होगा। तो प्रेशर तो है P0, अगर वॉल्यूम V1 है तो NR टेम्परेचर क्या होगा, T1। टेम्परेचर T1 पे वॉल्यूम V1, तो यहाँ T1 तो यहाँ V1, और यहाँ पे T2 तो यहाँ पे V2। टेम्परेचर T1 से T2 चेंज कर दिया तो वॉल्यूम V1 से चेंज होके V2 हो गया। ये हो जाएगा बच्चे N इंटू R इंटू T2। इस नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ पे आएगा P0 इंटू होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू N इंटू आर यहाँ भी है, N इंटू आर यहाँ भी है, तो N इंटू आर को कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 आएगा। P0 इंटू V2 माइनस V1, ये डेल्टा भी है। डेल्टा भी कितना है, A1 माइनस A2 इंटू एल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तो आ जाएगा बच्चे P0 इंटू V2 माइनस V1 का मतलब डेल्टा भी होगा, तो आएगा A1 माइनस A2 इंटू एल इक्वल टू N की वैल्यू 1 है, तो N को 1 रखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। R T2 माइनस T1 का मतलब डेल्टा T है, R से डिवाइड कर देना तो डेल्टा T आ जाएगा। गैस के टेम्परेचर में होने वाला चेंज आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे बच्चों, जो आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ PV इक्वल टू nRT का यूज किया है, डिफरेंट प्रोसेस का यूज किया है, कहीं आइसोथर्मल, कहीं आइसोबेरिक, कहीं आइसोकोरिक, कहीं मोल कंजर्वेशन यूज किया। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करी हैं, बेसिक कंसेप्ट का यूज करके इन सवाल को हमने सॉल्व किया है। कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रोसेस में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नाम लूँगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। बहुत डीप में मैं जाने वाला नहीं हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के, हमें बस वैल्यू याद होनी चाहिए। आई होप आपको पता होनी चाहिए, नाम सुना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है किसी भी गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन तरह के गैसेज इन जनरल हम बात करेंगे, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक और एक और बोल सकते हो पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3। यानी किसी गैस के मॉलिक्यूल कितनी तरीके से फ्रीली मूव कर सकते हैं, किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कैसे उनका मोशन हो सकता है, उसके बेसिस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिसाइड किया गया है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है तो बस सिंगल एटम होता है एक मॉलिक्यूल में, तो जब सिंगल एटम है तो उसको एक सिंगल पार्टिकल मान सकते हो, और सिंगल पार्टिकल का सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, उसके हम रोटेशन की कोई बात नहीं करते। तो अगर ये पार्टिकल के ट्रांसलेशन मोशन की बात करोगे तो वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, तीनों डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। जब वो तीनों डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहलाएगा, 3। तो बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, बस नंबर याद रखना, कुछ बेसिक चीजें। डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट में लिख दिया DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप मोनोएटॉमिक गैस की बात करो तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल यूज करते हैं F, इसकी बात करेंगे 3 होगी। अगर डाईएटॉमिक गैस की बात करो, डाईएटॉमिक गैस, तो डाईएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 5। डाईएटॉमिक गैस में 2 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो उनका ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है, रोटेशन भी पॉसिबल है। ट्रांसलेशन और रोटेशन को कंसीडर करके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 5। कहाँ से आता है उसकी डिटेल पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अभी हम बेसिक बातें करेंगे, वैल्यू से मतलब है होगा 5। और अगर वही ट्राईएटॉमिक गैस की बात करो तो ट्राईएटॉमिक गैस के केस में 2 सिचुएशन बनती है।
एक ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर होती है, दूसरी गैस होती है नॉन लीनियर। तो अगर ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर है, लीनियर का मतलब जिसकी स्ट्रक्चर लीनियर हो, जैसे CO2, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो अगर ये लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है बच्चे? डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना होता है? 5। यही ट्राई एटॉमिक गैस के बराबर ही आ जाता है। लेकिन अगर ये नॉन लीनियर गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस अगर नॉन लीनियर है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 6 होती है। F की वैल्यू कितनी आती है? 6। तो ट्राई एटॉमिक गैस अगर लीनियर ऐसी है तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर है तो 6। मोनो हो गया, डायड हो गया, ट्राई एटॉमिक गैस हो गई। उसके बाद बची पॉली एटॉमिक गैस। तो पॉली एटॉमिक गैस के केस में भी दो सिचुएशन होगी। अगर ये गैस लीनियर है फिर से, तो लीनियर गैस के लिए फिर से हो जाएगा बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। और अगर ये नॉन लीनियर गैस है तो नॉन लीनियर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6 होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू होगी 6। और ये जो भी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है ना, इसमें हमने गैस के वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं किया है। अगर आप हायर टेम्परेचर की बात करोगे ना, तो हाई टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन भी होता है, तो वाइब्रेशन को भी कंसीडर करना होगा। लेकिन अपने सिलेबस में जब तक नाम ना लिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। और ये जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा गया है वाइब्रेशन को नेग्लेक्ट करके ही लिखा गया है। लेकिन अगर कहीं पे सवाल में स्पेशली लिख दिया कि वाइब्रेशन को भी कंसीडर करना है, तो दो ऑप्शन है, या तो सामने वाले को वाइब्रेशन को कंसीडर करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ये बताना पड़ेगा, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिसका यूज करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सको वाइब्रेशन के केस में। ऐसे अगर नॉर्मल केस में हम बात करें तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तभी हम उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा गैस के अगर सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो गैस के सिंगल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, अगर किसी गैस का टेम्परेचर T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो गैस के सिंगल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है U, वो एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चे F/2 × K × T। आई होप आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का नाम सुना होगा। एक लॉ होता है, वहाँ से सब चीज़ें आई हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। वहाँ से आया है कि गैस के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F कंसीडर करते हो तो एनर्जी होती है F/2 K × T। F का मतलब गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की SI सिस्टम में वैल्यू आपको पता होगी, 1.38 × 10⁻⁻23 यूनिट वगैरह आपको पता होगी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। ये तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई। अब गैस में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को निकाल के ऐड कर दो तो गैस की टोटल एनर्जी मिल जाती है, और उस गैस की टोटल एनर्जी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अगर हम बेसिक पे थोड़ा सा जाएं और गैस के इंटरनल एनर्जी की बात करें तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो इंटरनल एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से आती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से आती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, और ये मान के चलते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। इंटरेक्ट ना करने का मतलब उनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलते हैं? 0। आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो उनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। जब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो बची कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब गैस के मॉलिक्यूल हैं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से भी हो सकती है, रोटेशन की वजह से भी हो सकती है, और अगर हायर टेम्परेचर को कंसीडर कर लिया तो वाइब्रेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा उस केस में। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, प्लस अगर रोटेशन हो रहा है पॉसिबल है तो सभी मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। और अगर हायर टेम्परेचर पे किसी ने बोल दिया कि वाइब्रेशन को भी कंसीडर करना है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे। अपने लेवल पे इन जनरल हम इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, लेकिन अगर किसी ने स्पेशली बोल दिया तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो अभी हम इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो कुल मिला जुला के जितने भी मॉलिक्यूल हैं गैस के, सबकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला, अगर स्पेशल केस में कहीं दे दिया तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाला, वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी।
सबको जोड़ दो तो उस गैस की टोटल एनर्जी आएगी, सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी का नाम रखा गया इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये तो बेसिक हो गया। इसका फार्मूला आता है, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का फार्मूला हमको पता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पता है, F/2 K × T। उसी वो एक मॉलिक्यूल का है, और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मालूम है F/2 K × T, तो उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर दो तो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आ जाएगी, और वही कहलाएगी गैस की इंटरनल एनर्जी। सॉल्व करने के बाद हमें तो मेन मतलब है रिजल्ट से, गैस की इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आता है बच्चे U = F/2 × N × R × T। ये है गैस की इंटरनल एनर्जी। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F कहलाएगा बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। और जो गैस की इंटरनल एनर्जी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे डिपेंड करती है, बाकी किसी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। यानी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है सिर्फ डिपेंड करेगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे। किसी गिवन गैस की अगर बात करो ना, तो गैस को अगर हमने फिक्स्ड कर दिया तो गैस का नेचर फिक्स है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। किसी गिवन गैस के लिए गैस का अमाउंट भी फिक्स होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होंगे। आर पहले से ही कांस्टेंट है, तो यानी ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? T के। तो मान लो किसी टेम्परेचर T1 पे गैस की इंटरनल एनर्जी U1 है, और हमने टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 कर दिया, तो गैस की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी बच्चे U2। तो अगर यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे U1 होगा, यहाँ T2 रखोगे तो यहाँ पे U2 आएगा। तो यहाँ पे U1 की वैल्यू हो जाएगी F/2 N × R × T1। वैसे अगर U2 रखोगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे F/2 N × R × T2। U2 में से U1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ से अगर आप U2 - U1 कैलकुलेट करते हो ना, तो यहाँ पे F/2 N × R, F/2 N × R दोनों में कॉमन है, तो इसे बाहर कर देना। तो F/2 N × R को बाहर किया तो यहाँ पे आ जाएगा T2 - T1। U2 - U1 को लिख सकते हो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा F/2 N × R × T2 - T1 कहलाएगा डेल्टा T। यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस लिख सकते हो डेल्टा U इक्वल टू F/2 N R × डेल्टा T। अगर गैस के टेम्परेचर में चेंज डेल्टा T है तो किसी गिवन गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी F/2 N R × डेल्टा T। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगी, डिक्रीज होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा थोड़ा सा अगर और चेंज करना चाहो ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है बच्चे PV = nRT। किसी टेम्परेचर T1 पे गैस का प्रेशर P1 और वॉल्यूम अगर V1 है, तो यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हो बच्चे P1V1 = nRT1। हमने गैस का टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 कर दिया, तो मान लो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो P2 × V2 इक्वल टू हो जाएगा N × R × T2। किसी गिवन गैस की बात हो रही है, तो गिवन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होंगे, गैस कांस्टेंट R कांस्टेंट होगा, ये तो चेंज होंगे नहीं। तो P1V1 हो गया nRT1, P2V2 हो गया nRT2। अगर नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हो तो P2V2 - P1V1 इक्वल टू हो जाएगा nR दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा N × R × T2 - T1। तो nR T2 - T1 को nR डेल्टा T लिख सकते हो। तो कुल मिला जुला के nR × डेल्टा T का मतलब हो जाएगा P2V2 - P1 × V1। और अभी हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा U होता है F/2 nR × डेल्टा T। F/2 को छोड़ देना, और nR × डेल्टा T की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है P2V2 - P1V1। तो nR डेल्टा T की जगह पुट कर देना P2 × V2 - P1 × V1। यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहो तो F/2 nR × डेल्टा T, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहो तो F/2 P2V2 - P1 V1। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, पूछा भी गया है, कहीं ना कहीं मेंस में आ चुका है, बेसिक सवाल पूछे जा चुके हैं। जो भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक कंटेनर ले लिया, आइसोलेटेड है, मतलब इसकी हीट ना तो बाहर जा सकती है ना तो बाहर की हीट अंदर जा सकती है।
इस कंटेनर में हमने दो गैस को मिक्स किया। पहले गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है। दूसरी गैस लिया, इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है, टेम्परेचर T2 है। दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। एक कंडीशन है, ना तो हमने बस सिर्फ दोनों गैस को मिक्स किया है, बाहर से ना तो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई किया गया, ना तो अलग से कहीं सिस्टम पे वर्क किया गया। यानी कुल मिला जुला के इस सिस्टम को अलग से कहीं से किसी भी रूप में कोई एनर्जी सप्लाई नहीं की गई, ना ही सिस्टम की एनर्जी सिस्टम से बाहर गई। हाँ, दोनों गैस आपस में एक दूसरे को एनर्जी ले दे सकते हैं। तो दोनों को आपस में मिक्स किया। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हीट देगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट या एनर्जी लेगा। तो एक का टेम्परेचर घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा। घटने बढ़ने के बाद फाइनली दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे और फाइनली दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा बच्चे सेम। तब इस कंटेनर में दो गैस होंगी। पहले के नंबर ऑफ मोल्स N1, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, टेम्परेचर T होगा। दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 होगा, टेम्परेचर T होगा। तो सवाल ये है, ये जो कॉमन टेम्परेचर आया है इसकी वैल्यू क्या होगी? N1 F1 T1 मालूम है, N2 F2 T2 मालूम है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सिस्टम को ना तो अलग से एनर्जी दिया गया, ना तो सिस्टम की एनर्जी सिस्टम से कहीं बाहर गई, आपस में एक दूसरे को एनर्जी ले दे सकते हैं। कॉमन टेम्परेचर T निकालना है थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद। फिर से एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो इनिशियल सिस्टम की इनिशियल एनर्जी इक्वल टू सिस्टम की फाइनल एनर्जी। यहाँ पे सिस्टम में है कौन? गैस। यानी इस गैस की, दोनों गैस की मिला के इनिशियल एनर्जी इक्वल टू दोनों गैस की मिला के फाइनल एनर्जी। और गैस की एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। तो पूरे सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू पूरे सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी इक्वेट कर देना, इक्वेशन सॉल्व कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इस पहले वाले गैस की इंटरनल एनर्जी अगर लिखोगे तो इंटरनल एनर्जी होती है बच्चे U इक्वल टू F/2 N इंटू R इंटू T। F/2 इंटू N इंटू R इंटू T। ये इनिशियल सिचुएशन या फाइनल सिचुएशन? इनिशियल सिचुएशन में इस गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है? F की जगह आएगा F1/2, N की जगह N1 इंटू R इंटू T1 प्लस। इनिशियल सिचुएशन में इस गैस की इंटरनल एनर्जी, तो F की जगह आएगा F2/2 इंटू N2 इंटू R इंटू T2। ये पूरे सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू पूरे सिस्टम के फाइनल इंटरनल एनर्जी लिखना है। तो फाइनल सिचुएशन में F1 N1 और T1 की जगह T आएगा। ये होगा बच्चे F1/2 इंटू N1 इंटू R इंटू टेम्परेचर T। फाइनल सिचुएशन में इस दूसरे वाले गैस की फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी प्लस F2/2 इंटू N2 इंटू R इंटू T2 का मतलब T। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, जो कटता है उसको काट दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 2 2 2 2 गया, R गया। यहाँ से सॉल्व करना तो आएगा बच्चे F1 N1 T1 प्लस यहाँ पे आएगा F2 N2 T2 इक्वल टू, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह T कॉमन है तो T को बाहर ले लेना। तो यहाँ पे F1 N1, यहाँ पे बचेगा F2 N2, तो आएगा F1 N1 प्लस यहाँ पे होगा F2 इंटू N2। उस टर्म से डिवाइड कर देना तो T की वैल्यू आ जाएगी F1 N1 T1 प्लस हो जाएगा F2 N2 इंटू T2 अपॉन आएगा F1 इंटू N1 प्लस हो जाएगा F2 इंटू N2। ये पूरे सिस्टम का कॉमन टेम्परेचर आएगा T। आई होप इंटरनल एनर्जी का यूज कैसे करना है समझ में आ गया होगा। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी सीखने के बाद अब नेक्स्ट टर्म आता है वर्क डन बाय अ गैस। किसी भी जनरल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे समझना है। तो वर्क डन कैलकुलेशन निकालना है डिफरेंट प्रोसेस में, वर्क डन बाय अ गैस। पहले तो एक बेसिक फार्मूला देखेंगे, उसका यूज करके अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। तो समझने के लिए क्या किया बच्चे, एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट लिया, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, यहाँ पे ले रखा है एक पिस्टन है, पिस्टन ले लिया। इस पिस्टन का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया ए है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए। इसके अंदर गैस है, गैस है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर ले लिया P है। और अगर गैस के पास प्रेशर है तो उस प्रेशर की वजह से पिस्टन पे फोर्स लगेगा।
तो इस गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स होगा बच्चे प्रेशर इनटू एरिया, पी इनटू ए। अगर ये पिस्टन मूव करने के लिए फ्री है तो इस फोर्स की वजह से मूव कर जाएगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। मान लो ये जो पिस्टन है यहाँ से चल के थोड़ा सा आगे गया, और इस पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल अमाउंट से हुआ, और स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट ले लिया बच्चे यहाँ से dx। स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट लेंगे ताकि इस गैस के प्रेशर में कोई बहुत ज़्यादा चेंज ना हो सके। पिस्टन बहुत थोड़ा सा आगे गया तो वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा चेंज होगा गैस का। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए गैस के प्रेशर के वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रेशर को अगर कांस्टेंट मान सकते हो तो प्रेशर इनटू एरिया या फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर इनटू एरिया यानी को कांस्टेंट फोर्स मानते हुए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क लिख सकते हो। अगर वर्क की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ ना तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क होता है बच्चे dw फोर्स इधर है, p इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dx दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन हो जाए से वर्क आ जाएगा f इंटू dx। थीटा 0 है, दोनों के बीच का एंगल cos 0 1 बन जाएगा, तो वर्क हो गया f इंटू dx। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क हुआ। एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, तो अगर dx को लिखना चाहो, अगर फोर्स को लिखना चाहो तो फोर्स की वैल्यू होगी प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स हो जाएगा p इंटू एरिया, फोर्स एफ का वर्क f इंटू dx, एफ की जगह p इंटू एरिया पुट किया तो p इंटू एरिया इंटू dx हो गया। प्रेशर को जरा किनारे करना, तो प्रेशर को किनारे किया, a इंटू dx को एक साथ ले लिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया a है, डिस्प्लेसमेंट dx है, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। ये आ जाएगा बच्चे ये वाला वॉल्यूम, ये वाला इतने हिस्से का वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम का नाम दे देना कुछ dv है। तो अगर प्रेशर यहाँ से चल के यहाँ तक गया तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट dx ये बन जाएगा वॉल्यूम में होने वाला चेंज dv। तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में अगर गैस के वॉल्यूम में होने वाला चेंज dv है तो ये हो जाएगा a इंटू dx को लिख सकते हैं बच्चे p इंटू dv। तो यहाँ से वर्क डन बाय गैस का फार्मूला आ गया dw इक्वल टू p इंटू dv। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क है। अगर टोटल वर्क निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क डन बाय गैस हो जाएगा बच्चे, इक्वेशन के दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो तो dw का इंटीग्रेशन w हो गया, यहाँ पे आएगा इंटीग्रल p इंटू dv। ये आ जाएगा वर्क डन बाय अ गैस इन एनी प्रोसेस। आइडियल गैस की बात हो रही है, प्रोसेस कोई सा भी हो आप वर्क डन का ये फार्मूला यूज कर सकते हो। बेसिक फार्मूला है, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए नहीं है, आइडियल गैस के हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये भी वैसा ही इंटरनेशनल टाइप का है, ये PV इक्वल टू nRT जैसा है, किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ये किसी भी प्रोसेस के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है ना तो फिर से वही कुछ बेसिक प्रोसेस हैं, और अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे होता है वो सीखेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको याद करेंगे, ठीक ना। जैसे सबसे बेसिक प्रोसेस शुरुआत करेंगे बच्चे, पहला है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस और डिफरेंट प्रोसेस में वर्क कैलकुलेशन के अलावा एक बेसिक बात है उसको जान लो, फिर आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि W होगा इंटीग्रल P dV। एक बेसिक बात बता देता हूँ, उसके बाद फिर अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं। समझने के लिए क्या करो ना, मान लो कोई एक बलून है अपने पास, एक रैंडम शेप का बलून ले लिया और इस बलून के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। बलून के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। अगर बलून का एक्सपेंशन होगा तो गैस का वॉल्यूम, गैस का भी एक्सपेंशन होगा, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मान लो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी था, गैस का वॉल्यूम भी था, अब एक्सपेंशन की वजह से इस बलून का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, और जब बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मान लो स्मॉल अमाउंट से वॉल्यूम चेंज हुआ तो फाइनल वॉल्यूम हो गया V प्लस dV। पहले वॉल्यूम V था, dV अमाउंट से थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो फाइनल वॉल्यूम हो गया V प्लस dV। तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए प्रेशर के वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन बाय गैस होगा dW, ये हो जाएगा बच्चे P इंटू dV। सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल वर्क डन बाय गैस आ जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रल P इंटू dV। यहाँ भी यूज कर सकते हो क्योंकि गैस तो वही आइडियल ही है। वॉल्यूम में होने वाला चेंज dV है, V से V प्लस dV हो गया तो वर्क इंटीग्रल P इंटू dV।
अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या तो गैस का वॉल्यूम घटेगा, या तो हम एक्सपेंशन की बात करेंगे या तो कंप्रेशन की बात करेंगे। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट भी रह सकता है, उसकी भी बातें करेंगे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कवर हो जाएगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो उसकी बातें आइसोकोरिक प्रोसेस में कर लेंगे। पहले हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाली बातें देख लेते हैं। अगर गैस के एक्सपेंशन की बात करो ना, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा। तो अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं बच्चे, तो हमने क्या किया, फिर से एक रैंडम शेप का बलून कंसीडर कर लिया, इसके अंदर गैस भरी हुई है, और अगर गैस भरी हुई है ना, तो गैस की वजह से इस बलून पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा ऐसे, और हमको पता है कि ये जो फोर्स है प्रेशर की वजह से लग रहा होगा, और प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से फोर्स हर जगह लग रहा होगा, एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर बलून का एक्सपेंशन होता है तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, तो गैस का भी एक्सपेंशन होगा। और अगर गैस का एक्सपेंशन हुआ तो कोई भी पॉइंट, जैसे देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब ये डिस्प्लेस होकर ऐसे बाहर की तरफ भागेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, ऐसे डिस्प्लेस होकर आउटवर्ड्स भागेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, डिस्प्लेस होकर बाहर की तरफ भागा। तो गैस के प्रेशर की वजह से जो लगने वाला फोर्स, अगर स्मॉल एरिया कंसीडर करते हो तो P इंटू डी ए, फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ एक्सपेंशन में, तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा। और ये कहानी चारों तरफ होगी, यहाँ भी फोर्स आउटवर्ड्स लगा, डिस्प्लेसमेंट भी आउटवर्ड्स हुआ, यहाँ भी फोर्स है बच्चे आउटवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट भी एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में आउटवर्ड्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आउटवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो वर्क डन पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस को क्या लेना है बच्चे, पॉजिटिव। अगर कहीं पे लिख दे कि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस क्या लेंगे, पॉजिटिव। और ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन बाय पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। डायग्राम बना के भी समझ सकते हो। फिर से एक रैंडम शेप का बलून ले लिया, इसके अंदर गैस भरी हुई है, बलून लेके समझ लेते हैं। इसके अंदर गैस भरी हुई है, और गैस की वजह से फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ ऐसे आउटवर्ड्स, प्रेशर की वजह से फोर्स ऐसे ही लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से लग रहा होगा। किसी वजह से गैस का कॉम्प्रेशन हुआ, यानी इसका वॉल्यूम कम हुआ, तो बलून कॉम्प्रेस होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम होगा। और जब वॉल्यूम कम होगा तो गैस के सारे एलिमेंट अंदर की तरफ आ रहे होंगे, जैसे ये वाला एलिमेंट अंदर की तरफ भागेगा, ये वाला अंदर की तरफ भागेगा, ये वाला अंदर की तरफ भागेगा, सारे एलिमेंट अंदर की तरफ भागेंगे, और फोर्स लगेगा बाहर की तरफ आउटवर्ड्स। तो एलिमेंट्स का स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड्स होगा, फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स। तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दैट प्रोसेस वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए बोला जाता है बच्चे कि अगर कहीं पे गैस का कॉम्प्रेशन हो रहा है तो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन वर्क डन बाय गैस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस बात को याद रखना, आगे काम आएगा कि अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन होगा तो वर्क पॉजिटिव, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे आइसोकोरिक प्रोसेस में भी आगे देखेंगे। तो फिर से डिफरेंट प्रोसेसेस पे आते हैं। सबसे बेसिक प्रोसेस है बच्चे पहला आइसोबेरिक प्रोसेस। और अगर आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करो ना, तो हमको पता है कि आइसोबेरिक प्रोसेस में गैस के प्रेशर को हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में बच्चे गैस का प्रेशर हो गया कांस्टेंट, गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। जब वर्क कैलकुलेशन करोगे ना तो W, तो वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रल P इंटू dV। हमको पता है प्रेशर कांस्टेंट है तो P कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना, तो वर्क डन बाय गैस हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रल P को बाहर किया तो इंटीग्रल dV होगा। dV का मतलब इंटीग्रेशन V के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे लिमिट लगाना चाहो तो लगा सकते हो V1 टू V2, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी के हिसाब से लिमिट भी होती है। dV का मतलब यहाँ पे 1 इंटू dV है, तो इंटीग्रेशन V के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट वॉल्यूम की होगी। तो P तो कांस्टेंट सा छोड़ दिया, dV का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, V लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, यहाँ लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1, तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी P इंटू V2 माइनस V1।
और V2 माइनस V1 को लिख सकते हो डेल्टा V। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस का एक रिजल्ट आ गया बच्चे W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, और इस रिजल्ट को हमें याद रखना है P इंटू डेल्टा V। प्लस अगर और इसको एक्सपेंड करना चाहो ना तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लो, तो हर एक प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो PV हो जाएगा nRT, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको चेंज करना नहीं है। किसी गिवन गैस की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, और ऐसे ही कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मान लो किसी टेम्परेचर T1 पे वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 से T2 किया तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, तो P इंटू V2 हो जाएगा NR इंटू T2। P कांस्टेंट है तो अगर P इंटू V2 में से नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो P कॉमन होगा, तो आएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू हो जाएगा N इंटू R इंटू T2 माइनस T1। तो P इंटू V2 माइनस बन गया V1 बन गया P इंटू डेल्टा V, तो इक्वल टू हो जाएगा NR इंटू T2 माइनस T1 हो गया डेल्टा T। अब डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे डेल्टा T है, यहाँ पे डेल्टा V है तो यहाँ डेल्टा T होगा। तो P इंटू डेल्टा V इक्वल टू NR इंटू डेल्टा T। इस P इंटू डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, वर्क डन बाय गैस एक तो हो गया P इंटू डेल्टा V, और आइसोबैरिक प्रोसेस में P इंटू डेल्टा V को लिख सकते हो NR इंटू डेल्टा T। तो ये फाइनल वर्क डन का फार्मूला आ गया इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस है बच्चे वही आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात करो तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, याद है ना, वॉल्यूम। तो दूसरा प्रोसेस है बच्चे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हो गया बच्चे गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब गैस का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम भी लिखना चाहो तो dV क्या होगा, 0। और अगर dV 0 हो गया तो वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रल P इंटू dV। तो जब dV ऐसे ही 0 हो गया तो वर्क डन, ये इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, 0, यानी वर्क डन बाय गैस क्या होगा बच्चे, 0। याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस के में वर्क डन बाय गैस क्या होना चाहिए, 0, हमेशा ही 0 होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। थर्ड प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे बच्चे आइसोथर्मल प्रोसेस, और हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है ये होता है PV इक्वल टू nRT, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो किसी गिवन गैस के लिए गैस का अमाउंट यानी N कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, T भी कांस्टेंट हो गया, तो P इंटू V क्या होता है, कांस्टेंट। ये पूरा टर्म क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट। यानी प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर वर्क डन बाय गैस लिखना चाहो ना तो वर्क डन बाय गैस का बेसिक फार्मूला है इंटीग्रल P इंटू dV। यहाँ पे P की वैल्यू पुट करना, अब P भी वेरिएबल है, हो सकता है यहाँ पे कि अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन V के रिस्पेक्ट में dV है, यहाँ पे फंक्शन भी वॉल्यूम का होना चाहिए ताकि आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सको। तो पहली बात तो P को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो वॉल्यूम के टर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे PV इक्वल टू nRT है तो P इक्वल टू हो जाएगा nRT बाई V, तो P की जगह आ जाएगा बच्चे nRT बाई V इंटू dV। nR इंटू T ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो nRT को बाहर करना, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो nRT को कंसिडर कर लिया बच्चे बाहर, तो ये आएगा इंटीग्रल dV बाई V, ये आ गया W। ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, V के रिस्पेक्ट में है, तो लिमिट भी वॉल्यूम की होगी, V की होगी, यहाँ पे लिमिट लगा देना, तो लिमिट आएगी बच्चे V1 टू V2। इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लिया, फाइनल वॉल्यूम V2 ले लिया, तो V1 टू V2। अब nRT कांस्टेंट है, dV अपन V1 अपन x का इंटीग्रेशन ln x होगा, तो 1 अपन V का इंटीग्रेशन ln V। यहाँ से वर्क आ जाएगा W इक्वल टू nRT ln V। लोअर लिमिट हो गई V1, अपर लिमिट हो गई बच्चे V2। लिमिट पुट कर देना, तो अगर अपर लिमिट V2 रखते हो तो वर्क हो जाएगा nRT
अपर लिमिट V2 रखा तो यह आ जाएगा log V2 ln V2 हो गया माइनस ln V1 ln V2 माइनस ln V1 log A माइनस log B तो log A बाई B हो जाएगा। तो वर्क डन बाय गैस का फार्मूला आ गया nRT ln V2 बाई V1 और ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। ये वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू nRT कॉन्स्टेंट है तो यानी P इंटू V कॉन्स्टेंट है तो यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये तो बहुत पहले ही हमने बात करी थी। तो P1 V1 को लिख सकते हो P2 इंटू V2। यहाँ पे V2 बाई V1 है तो इस इक्वेशन से अगर V2 बाई V1 आप कैलकुलेट करो ना तो V2 बाई V1 की वैल्यू आ जाएगी P1 बाई P2। तो जरूरत पड़ने पे V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 भी पुट कर देना तो यहाँ से वर्क का फार्मूला आ जाएगा nRT ln V2 बाई V1 बन जाएगा बच्चे P1 बाई P2। ये वर्क आएगा। और nRT को तुम P1 V1 भी लिख सकते हो, P2 V2 भी लिख सकते हो। तो जरूरत पड़ने पे यहाँ पे P1 V1 भी आएगा, P2 V2 भी आएगा, ln V2 बाई V1 भी आएगा, ln P1 बाई P2 भी आएगा। तो अलग अलग फॉर्म में आप इसको रख सकते हो। ये तो कहानी थी वर्क डन कैलकुलेशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की। एक और प्रोसेस होता है, जनरल प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और इस प्रोसेस का इक्वेशन लिखा जाता है बच्चे P इंटू वी रेज टू पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P इंटू वी रेज टू पावर x क्या है? कांस्टेंट है। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। P प्रेशर, V वॉल्यूम, x कोई नंबर हो सकता है 1 2 3 4 1/2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जिसको हम डिफाइन कर सकें। 1 नहीं लेना है। यहाँ पे कंडीशन यही है बच्चे कि x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x 1 बन गया तब तो आइसोथर्मल का रिजल्ट हमको पता है ही। 1 के अलावा कुछ लेना है। A1 इक्वल टू n की वैल्यू या x को 1 लेने पे तब तो आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा, उसका रिजल्ट हमको पता है। तो हम x1 लेके सॉल्व नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी वैल्यू होनी चाहिए। इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया कुछ k है। ध्यान रखना यार, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ कांस्टेंट k है। उसकी वैल्यू P इंटू वी रेज टू पावर x है। ये अलग कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है। जिस प्रोसेस में अगर आप वर्क निकालोगे ना तो फिर से वर्क का बेसिक फार्मूला ये है बच्चे, इंटीग्रल P इंटू dv। P इंटू वी रेज टू पावर x है कांस्टेंट के। अब यहाँ dv है तो इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, तो फंक्शन भी वॉल्यूम का होना चाहिए, तो प्रेशर को हटाना पड़ेगा। तो P की वैल्यू निकालोगे तो k अपॉन यहाँ से आएगा वी रेज टू पावर x। यहाँ पे P की जगह पुट कर दिया बच्चे, इंटीग्रल k अपॉन वी रेज टू पावर x इंटू आएगा dv। k कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर लेना। यहाँ से वर्क की वैल्यू आ जाएगी W इक्वल टू k को इंटीग्रेशन से बाहर किया, इंटीग्रल नीचे वी रेज टू पावर x है, ऊपर ले जाओ तो वी रेज टू पावर माइनस x होगा इंटू dv। और वॉल्यूम, इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट वॉल्यूम की ले लिया v1 टू v2, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। इसको इंटीग्रेट करना जरा, तो W आ जाएगा बच्चे k वी रेज टू पावर माइनस x है तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 होगा तो वी रेज टू पावर माइनस x प्लस 1, x कोई नंबर होगा, ठीक है ना। x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n प्लस 1 करोगे तो माइनस x प्लस 1, तो हो जाएगा n प्लस 1 यानी माइनस x प्लस 1। n का काम करेगा माइनस x। लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2। यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, तो जब लिमिट पुट करोगे ना तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा बच्चे W इक्वल टू k अपॉन 1 माइनस x। ये आ गया। अपर लिमिट v2 है तो यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट v की जगह v2, तो यानी v2 रेज टू पावर 1 माइनस x माइनस लोअर लिमिट v1 रखेंगे तो आएगा v1 रेज टू पावर 1 माइनस x। इसके को जरा अंदर ले जाना। ये तो ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके से इस फार्मूले को अरेंज करते हैं जिसको हम सिस्टमेटिक तरीके से याद रख सकें। तो W की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 1 अपॉन 1 माइनस x को किनारे करना, इसे छोड़ देना, k को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा k इंटू वी टू रेज टू पावर 1 माइनस x माइनस k यहाँ पे जाएगा तो फिर से k इंटू वी वन रेज टू पावर 1 माइनस x। अब k क्या है? p इंटू वी रेज टू पावर x है, तो p इंटू वी रेज टू पावर x k है, तो अगर यहाँ p1 होगा तो यहाँ v1 होगा, यहाँ p2 होगा तो यहाँ पे v2 होगा। तो जरूरत पड़ने पे k का मतलब है बच्चे
p इंटू वी रेज टू पावर x, और ये कांस्टेंट है तो या तो p1 इंटू वी वन रेज टू पावर x लिखो, या जरूरत पड़ने पे इसको लिख सकते हो p2 इंटू वी टू रेज टू पावर x। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे v2 है तो k की जगह पुट कर दो p2 इंटू वी टू रेज टू पावर x। यहाँ पे अगर k की वैल्यू पुट करते हो ना तो w हो जाएगा w इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स को छोड़ दिया, k की जगह पुट करो p2 इंटू वी टू रेज टू पावर x इंटू यहाँ पे आएगा वी टू रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, माइनस यहाँ पे v1 है तो k की जगह पुट करो p1 इंटू वी वन रेज टू पावर x। यहाँ पे k की जगह आएगा p1 इंटू वी वन रेज टू पावर x इंटू वी वन रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ देखना यार, ये वी टू रेज टू पावर x है, वी टू रेज टू पावर 1 माइनस एक्स है, पावर ऐड हो जाएगी तो x प्लस 1 माइनस एक्स यानी वी टू टू दी पावर 1 बचेगा। वैसे यहाँ पे वी वन रेज टू पावर x है, यहाँ पे पावर 1 माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होगी तो x प्लस 1 माइनस एक्स करोगे तो वी वन की पावर 1 आएगा। यहाँ पे बचेगा p2 v2 माइनस यहाँ बचेगा p1 v1। तो वर्क डन का एक फार्मूला आ जाएगा w इक्वल टू p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, वर्क डन बाय दिस गैस, वर्क डन बाय आइडियल गैस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये वर्क डन आएगा W। फिर से आइडियल गैस इक्वेशन तुम चाहो तो लिख सकते हो, PV इक्वल टू होता है बच्चे nRT। अगर यहाँ P1 है यहाँ V1 है तो यहाँ पे T1 आएगा। उसी तरीके से अगर P2 इंटू V2 लिखना चाहो ये हो जाएगा N इंटू R इंटू T2। किसी गिवन गैस की बात हो रही है, N कॉन्स्टेंट ले लिया तो P2 V2 माइनस V1 V1 अगर करोगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P2 V2 माइनस P1 V1, नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो NR दोनों में कॉमन है तो यह आएगा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को डेल्टा T बोल सकते हो तो यह आएगा बच्चे NR इंटू डेल्टा T। तो अगर वर्क डन बाय गैस लिखना चाहो ना तो वर्क डन बाय गैस एक फार्मूला तो पहले ही आया था P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से P2 V2 माइनस P1 V1 आ गया NR इंटू डेल्टा T। इस फॉर्म में भी इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, ये हो जाएगा बच्चे NR इंटू डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आएगा वर्क डन बाय गैस। और पता है पहले ही हमने बोला था कि x को 1 नहीं लेना है, यहाँ पे देखो ना यार 1 माइनस एक्स है, अगर x को 1 ले लिए होते तो नीचे 0 आ गया होता, चीजें अनडिफाइन हो गई होती। इसलिए यहाँ पे x को 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 लेने पे कहानी कुछ और हो जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क डन कैलकुलेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और फाइनली फार्मूले को याद रखना। ये तो थे बच्चे डिफरेंट प्रोसेसेज में वर्क का कैलकुलेशन। अब इस पे कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन वो करेंगे बच्चे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लेना, शुरू से लेके अब तक इतना पोर्शन अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, बेसिक चीज़ों को देख लेना। फिर जब अगली क्लास होगी तो उसमें इन सभी प्रोसेसेस पे या और भी कुछ चीज़ों को यूज करके एग्जाम्पल कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम और पास आता जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखना, पेशेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखना, आप अच्छा करके आओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।